हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश कुमार और इस वीडियो में हम एडवांस एक्सेल की ट्रिक सीखेंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी ऑफिस में काम करने जाते हैं तो वहां पर आपको एक्सेल में काम करते समय काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों को एडवांस एक्सेल नहीं आता वो एक्सेल में काम करते समय काफ़ी गलतियां करते हैं और उनका काम का जो पीरियड होता है वो भी आपका ज़्यादा लगता है, उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी एक्सेल की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो सभी ट्रिक्स सिखाई गई हैं जो कि आपके काम के दौरान आपको काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो आइए चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहली ट्रिक में हम ये चाहते हैं कि पार्टी नेम के बाद में इंसर्ट हो जाए, जैसे नई पार्टी आए वहाँ पर एक रो इंसर्ट हो जाए। ठीक है, वो किस प्रकार से करेंगे तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, उसके बाद में इक्वल का साइन प्रेस करते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं इफ़ लिखने के बाद में हम पार्टी नेम को सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं कि ये वाली रो और ये वाली रो यदि सेम हो, ऊपर नीचे वाली रो दोनों सेम हो तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए। हमने 1 को सिलेक्ट कर दिया। और यदि नहीं हो तो यहाँ पर आना चाहिए, फिर हम 1 को सिलेक्ट करते हैं +1 कर देते हैं, यानी कि 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ जहाँ पर पार्टी मैच हो वहाँ पर 1 हो, जहाँ पर पार्टी नाम मैच ना हो वहाँ पर 2 आ जाए। उसके बाद में अब एंटर को करेंगे प्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा फार्मूला लग गया। अब हम इस फार्मूले को ड्रैग करेंगे। हम देखिए यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के माउस की सहायता से इसे नीचे तक पूरा कर रहे हैं हम ड्रैग। जैसे देखिए हम इसे ड्रैग करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर पार्टी नेम सेम है वहाँ पर 1 है, और जहाँ पर पार्टी नेम डिफरेंट है वहाँ पर सीरियल नंबर अपने आप चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए 34 तक पार्टियाँ हैं तो हम 34 तक एक बार यहाँ पर रो नीचे भी इंसर्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर कर्सर रखते हैं और सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर जाते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करते हैं और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करते आप देखेंगे प्रत्येक पार्टी के बाद में देखिए एक रो इंसर्ट हो चुकी है। देख सकते हैं आप, प्रत्येक पार्टी के बाद में एक रो इंसर्ट हो चुकी है। जहाँ पर पार्टी का नेम चेंज होता है वहाँ पर रो इंसर्ट हो चुकी है। अब ये वाले कॉलम को हम यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद में पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम चारों तरफ से बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, अब हमें दूसरा काम ये करना है कि इस क्वांटिटी का टोटल करना है, कि प्रत्येक पार्टी का इंडिविजुअली टोटल करना है। देखिए ऑटो सम की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। हम इसे फार्मूले की सहायता से करेंगे, एक ही शॉर्टकट में हो जाएगा सभी पार्टियों का टोटल। देखिए कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में F5 प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर स्पेशल पे क्लिक करेंगे, स्पेशल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में ब्लैंक के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही देखिए ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लैंक्स रो को इसने देखिए सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको ऑल्ट के साथ में इक्वल का बटन प्रेस करना है। ऑल्ट इक्वल का बटन प्रेस करते ही आप देखेंगे एकदम मैजिकली तरीके से प्रत्येक पार्टी का इंडिविजुअली टोटल यहाँ पर देखिए हो चुका है। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से कलर दे देते हैं और इसको हम कर देते हैं बोल्ड। ठीक, देखिए प्रत्येक पार्टी का इंडिविजुअली टोटल हमने कर दिया। अब हम ये चाहते हैं जो टोटल के सामने पार्टी का नेम भी आ जाए। तो नेम के लिए अब देखिए हम यहाँ पर फिर से देखिए कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, पूरे कॉलम को देखिए सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हमें F5 बटन का प्रेस करना है। F5 बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद में स्पेशल के ऊपर क्लिक करेंगे। स्पेशल पे क्लिक किया, ब्लैंक के ऊपर हमने क्लिक करना है। ब्लैंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए ब्लैंक्स रो सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद में पार्टी के नेम के ऊपर क्लिक किया। अब हमें कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे सभी के अंदर पार्टी का नेम आ जाएगा। कंट्रोल एंटर, देखिए पार्टी का नेम आ गया। अब यहाँ से बोल्ड करेंगे, अब इसको कलर दे देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने इंडिविजुअली सबका पार्टियों का टोटल भी कर दिया और उनके आगे पार्टी का नाम भी मेंशन कर दिया। इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टेबल किस प्रकार से बनाई जाती है। अब जैसे हमारे सामने देखिए एक्सेल में डेटा है, अब हम चाहते हैं कि इसे टेबल में कन्वर्ट किया जाए। हम इसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे और इसमें फ़िल्टर भी अपने आप लग जाएगा।
मात्र 2 मिनट के अंदर देखिए कितनी सुंदर टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा, फिल्टर भी लग जाएगा इसके अंदर। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले टेबल को सिलेक्ट करना है। देखिए हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे कह रहा है माई टेबल हेडर्स। यदि आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका टेबल हेडर भी आएंगे, अदरवाइज आपके हेडर नहीं आएंगे। उसके बाद देखिए टेबल डिज़ाइन पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन आपको दिखाई देते हैं। यहाँ से आप कोई सा भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखिए यहाँ पर हमें ये वाला डिज़ाइन सूट नहीं कर रहा, हम यहाँ पे ब्लू वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना सुंदर देखिए टेबल का डिज़ाइन बन गया है। ऊपर देखिए फ़िल्टर भी लग गया है। यहाँ से हम चाहें तो किसी भी आइटम या अमाउंट को यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें फ़िल्टर भी हमें मिलता है इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए फ़िल्टर हमने लगा लिया, टेबल को डिज़ाइन भी कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम कई बार ये होती है कि मान लीजिए हमने टेबल तो बना ली, लेकिन हमें चाहिए इसमें एक कॉलम और इंसर्ट करना था। वो कॉलम इंसर्ट करना हम भूल गए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले कॉलम को भी इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नया कॉलम ऐड करते हैं सीरियल नंबर के नाम से, और यहाँ पर हम सीरियल नंबर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने देखिए सीरियल नंबर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में माउस की सहायता से इसे ड्रैग करना है। तो देखिए सभी के आगे सीरियल नंबर आ गए। अब देखिए इसे भी चाहते हैं सीरियल नंबर को भी टेबल के अंदर आ जाए। तो देखिए जैसे हम देखिए टेबल के बीच में क्लिक करते हैं, ऊपर टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन में दिखाई देता है। लेकिन जब हम सीरियल नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो इसे कन्वर्ट कैसे करें टेबल में, मेन प्रॉब्लम यही है। ठीक है, तो अब इसे टेबल डिज़ाइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेबल को देखिए सिलेक्ट करना है इस प्रकार से। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में कन्वर्ट टू रेंज का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में देखिए ये कह रहा है कि डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल नॉर्मल रेंज, आप इसे यस कर दीजिए। अब आप ये नॉर्मल हो चुकी है। अब दोबारा से इसको सिलेक्ट कीजिए, पूरी टेबल को कीजिए सिलेक्ट। ये हमने किया सिलेक्ट। अब फिर से कंट्रोल टी प्रेस कीजिए। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद में ये टेबल हेडर पर टिक रहने देंगे और फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए ऊपर आपको टेबल डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। आप कोई सा भी डिज़ाइन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी देखिए सीरियल नंबर देखिए कोई डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, नेम के ऊपर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पेंटर की सहायता से सीरियल नंबर को भी देखिए एक ही फॉन्ट में लेके आ जाते हैं। अब देखिए हमने फिर से टेबल को सेलेक्ट किया, टेबल डिज़ाइन में गए और हम यहाँ से ब्लू वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे टेबल कितनी सुंदर लग रही है। देखिए ये हमें इसे ब्लू वाला डिज़ाइन दे देते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें फ़िल्टर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए सारे काम देखिए ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, आपको कुछ भी डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, ना कोई आपको बॉर्डर देना पड़ता। आप यहाँ से टेबल को मनचाहा डिज़ाइन दे सकते हैं और जैसे चाहे फ़िल्टर करके अपने डेटा को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम MIS रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। यदि आप ऑफिस में काम करते हैं, चाहे बैंक में काम करते हैं, कभी ना कभी ऐसा वक्त आया होगा जब आपको MIS रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया होगा। तो आज हम सीखेंगे MIS रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले समझिए MIS रिपोर्ट का क्या काम होता है। देखिए हमारा कोई भी डेटा हो, उस डेटा को हमें इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है कि सामने वाले को बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। अब जैसे कि ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब हमें इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि एम्प्लॉय नेम, आइटम और ब्रांच के द्वारा हम पूरे डेटा को प्रेजेंट कर सके। अब देखिए डेटा तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम उस डेटा को पूरे को नहीं लेके जाना चाहते अपने सीनियर के सामने, तो हम उसको एक शॉर्टकट तरीके के जरिए पूरा डेटा प्रेजेंट करेंगे, उसी को MIS रिपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए हम डेटा को करते हैं सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर कंट्रोल के साथ में टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो देखिए इस प्रकार से टेबल को सिलेक्ट कर देगा। आपको ये ध्यान रखना है टोटल को सिलेक्ट नहीं करना और फिर ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में आ गया। देखिए ऊपर टेबल डिज़ाइन आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर राइट साइड में देखिए टेबल के डिज़ाइन आ रहे हैं बहुत सारे। आप इनमें से कोई सा भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम ये वाला येलो वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारा जो डेटा है टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम एम्प्लॉय नेम, आइटम और ब्रांच के अकॉर्डिंगली डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद में स्लाइसर पे क्लिक करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये हेडर हमारे सामने आ जाते हैं। तो जो हेडर के द्वारा हमें फ़िल्टर करना है डेटा को, वो हेडर के ऊपर हम कर देते हैं क्लिक। जैसे हमने एम्प्लॉय नेम
आइटम और यहाँ पर ब्रांच के ऊपर क्लिक कर दिया। तो देखिए फिर उसके बाद में ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से 3 हमारे सामने स्लाइसर आ गए। अब तीनों स्लाइसर को हमने देखिए इस प्रकार से यहाँ पर अरेंज कर लिया। अब देखिए हम जिस भी हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे वो हेडर के अकॉर्डिंग हमारा डेटा फिल्टर हो जाएगा। देखिए हमने जयदीप कुमार के ऊपर क्लिक किया तो इसने बता दिया कि जयदीप कुमार ने कितनी सेल की हुई है। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए और भी कैंडिडेट है। देखिए हम नाजिम खान के ऊपर करते हैं तो नाजिम खान का ये बताता है कि इन्होंने कितनी सेल की हुई है। ठीक है, ऐसे देखिए हम गणेश के ऊपर क्लिक करते हैं, धर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए सबका हमें फ़िल्टर करके ये डेटा बता देता है कि किसने कितनी फ़िल्टर सेल की है। ठीक है, अभी देखिए हमने फ़िल्टर यहाँ से हटा दिया है। अब जैसे हम आइटम वाइज देखना चाहते हैं तो हम आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए ये CPU का बता रहा है, खाली CPU का ही बताएगा कि CPU कितने सेल हुए हैं। देखिए नीचे ग्रांड टोटल भी आ जाता है। ठीक है, ऐसे देखिए हार्डवेयर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हार्डवेयर का टोटल बताता है। मॉनिटर के ऊपर यदि क्लिक करेंगे तो ये मॉनिटर का देखिए हमारे को बता देगा कि मॉनिटर की कितनी सेल हुई है। अब यदि भी देखिए हमें फ़िल्टर हटाना है तो फ़िल्टर को हटाने के लिए देखिए हमने जैसे मॉनिटर पे अभी सिलेक्शन किया हुआ है तो हम ऊपर हार्डवेयर के ऊपर कि हमें ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है हार्डवेयर के ऊपर। ठीक है, हम ऊपर वाले आइटम के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, क्लियर फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो देखिए फ़िल्टर हट जाता है। अब देखिए ब्रांच वाइज हमें डेटा को अरेंज फ़िल्टर करना है तो देखिए हम जिस भी ब्रांच के ऊपर क्लिक करते हैं वो ब्रांच का डेटा हमारे सामने देखिए आ जाता है। ये उसकी बता देता है कि मुंबई से देखिए कितनी हमारी टोटल सेल हुई है। तो जिस भी हेडर के ऊपर हम क्लिक करेंगे वहाँ की हमें ये सेल यही बता देगा। अब देखिए हमें फ़िल्टर को हटाना है तो हम देखिए अब ये फ़िल्टर को यहाँ से हटा देते हैं राइट क्लिक करके। अब यदि हमसे लगता है कि कोई स्लाइसर गलत यहाँ पे लग गया है या हमारे बॉस बोलते हैं कि स्लाइसर को हटाओ, हमें कोई दूसरा स्लाइसर चाहिए, ठीक है, तो हम इसे हटा भी सकते हैं। देखिए हटाने का तरीका ये है कि आप देखिए हेडर के ऊपर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए। जैसे मैं ब्रांच के ऊपर मैंने राइट क्लिक करा और रिमूव ब्रांच के ऊपर क्लिक कर दिया तो देखिए स्लाइसर यहाँ से हट जाता है। अब देखिए जैसे हमें आइटम वाले स्लाइसर को हटाना है, आइटम के ऊपर राइट क्लिक कर दिया और रिमूव आइटम के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यदि हमें कोई नया स्लाइसर ऐड करना है तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ऐड करके दोबारा से बताता हूँ। तो अभी देखिए हमने इसको बीच में लेके आ गए हम। अब देखिए टेबल पर हमने क्लिक करा, उसके बाद में दोबारा से देखिए हम इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमने इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, इंसर्ट पे क्लिक किया, फिर स्लाइसर के ऊपर क्लिक किया। देखिए दोबारा से देखिए हमारे सामने आइटम 3 स्लाइसर आ गए। यहाँ पर देखिए हम ब्रांच के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो देखिए ब्रांच का स्लाइसर आ जाएगा। यदि आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आइटम के ऊपर क्लिक किया, देखिए आइटम का स्लाइसर हमारे सामने आ गया। तो देखिए अब हमने दोबारा से देखिए आइटम को स्लाइसर यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्लाइसर को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, अपने डेटा को MIS रिपोर्ट के जरिए प्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप टैली के अंदर एंट्रियाँ करते हैं तो मे बी पॉसिबल कि आप जब एंट्री करते हैं तो कोई एक आध एंट्री आपसे गलत भी हो सकती है। अब हम उन एंट्रियों को कैसे पता करें कि कौन सी गलत हुई है। अब मैंने देखिए यहाँ पर एक लेजर यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि हम TDS की जो एंट्री है उनको चेक करना चाहते हैं कि कौन सी एंट्री के अंदर गलत TDS कटा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं उनका हम 1% काटते हैं, जो कंपनी या फर्म होती है वहाँ पर हम 2% काटते हैं। इसकी पहचान हम ये GST नंबर के अंदर जो पैन नंबर है उससे हम कर सकते हैं। जैसे मैं ये आपको दिखाता हूँ, GST नंबर के अंदर जो छठा डिजिट होता है, 6 नंबर का डिजिट होता है, यदि वो P होता है तो वो पार्टनर इंडिविजुअल पर्सन होता है, इसका 1% TDS काटते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 13,370 का 134 रुपये हमने TDS काटा हुआ है, क्योंकि इसके GST नंबर में 6 डिजिट पर P आ रहा है। अब ऐसे ही देखिए यदि किसी में C आ रहा होगा या F आ रहा होगा तो वहाँ पर कंपनी और फर्म होती है, वहाँ पर हमें 2% TDS काटना होता है। जैसे अब देखिए मैंने ये वाले GST नंबर को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे 6 डिजिट पे आप देखिए F आ रहा है और यहाँ पर देखिए 9,082 का हमने 182 रुपये TDS 2% काटा हुआ है। ठीक है, अब मे बी पॉसिबल कि हमसे कोई ना कोई एंट्री गलत भी हो सकती है कि हम 2% की जगह पे 1% काट लें गलती से, या 1% की जगह पे हमसे 2% कट कर एंट्री हो जाए, तो हम उसे कैसे चेक करेंगे। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक कॉलम को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एक कॉलम को इंसर्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर हम ऊपर लिखते हैं हेडिंग में हेल्पर लिखते हैं, और फिर यहाँ पर हम जो हमारा डिजिट है 6 डिजिट है हम उसको यहाँ पर सॉर्ट कर लेते हैं मिड फंक्शन की सहायता से। देखिए मिड फंक्शन को हमने लगाया, फिर कॉमा ब्रैकेट स्टार्ट किया और उसके बाद में 6 नंबर हमने प्रेस कर दिया और फिर हमने 6 के बाद 1 प्रेस कर दिया कि हमें
इस जीएसटी नंबर के अंदर में से 6 डिजिट के बाद 1 नंबर हमें चाहिए। ठीक है, हमने देखिए मिड फंक्शन की सहायता से पहले जीएसटी नंबर को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगा के 6 लिखा, उसके बाद में 1 प्रेस किया, यानी कि हमें 6 नंबर के बाद में 1 डिजिट चाहिए। ठीक है, तो हमारा देखिए 6 नंबर पे पहला डिजिट पी आ रहा है, तो हमने देखिए सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर कोने पे हम क्लिक करते हैं तो इसने हमें बता दिया कि पी और कहाँ पर सी आ रहा है। देखिए 6 डिजिट इसने हमारे सामने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता चल गया कि कहाँ पर कंपनी कहाँ पर फर्म है। अब हम यहाँ पर फिल्टर का यूज़ करेंगे, तो हम इसे रॉ को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एल को प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पर फिल्टर लग गया। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट ऑल से टिक को हटा देते हैं, सी और एफ के ऊपर टिक करते हैं और फिर ओके कर देते हैं। अब ये देखिए कंपनी और फर्म हमारे सामने आ चुके हैं। इनके 2% TDS काटना होता है, तो पहले मैं यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करता हूँ, अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ, 2% का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पूरा कॉलम नीचे तक सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। चाहे तो आप कॉलम को ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कंट्रोल डी प्रेस किया। अब हमारे सामने देखिए TDS आ चुका है। ठीक है, फॉर्मूले की सहायता से अब हम इसको चेक करेंगे। इक्वल का यहाँ पर हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कहाँ पर गलती हो रही है। देखिए सिलेक्ट किया TDS, फिर यहाँ पर इक्वल का साइन माइनस का साइन प्रेस किया, एंटर प्रेस कर दिया। अब हम इसे पूरे को कॉलम को नीचे तक ड्रैग करते हैं, इस फार्मूले को। ये हमने देखिए पूरा फार्मूला नीचे तक हमने करना है ड्रैग, ये हमने किया ड्रैग करने के बाद में अब देखिए हमारे सामने डिफरेंसेस आ गए कि कहाँ पर कितना डिफरेंसेस आ रहा है। देखिए ये देखिए हम देखते जा रहे हैं कि कहाँ पर डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर देखिए 20 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए 3840 रुपये का 97 रुपये TDS कटा है, जबकि यहाँ पर 76.8 रुपीज़ यहाँ पर TDS काटना था। तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, हमें एक्सेल में ठीक कर रहे हैं, आपको टैली में भी ठीक कर लेना है। यदि आप टैली में एंट्री करके इसे चेक कर रहे हैं तो टैली में भी साथ साथ इसे ठीक करते हुए जाएं। ठीक है, हमने देखिए इसे ठीक कर लिया। ऊपर आते हैं, ऊपर देखते हैं कि और कौन सी एंट्री। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए 1% TDS काटा है हम, जबकि ये फर्म है तो इसका 2% काटना था, तो हम इसे भी ठीक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 164 है, यहाँ पर 327 हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और अब इसी प्रकार से हम ऊपर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप चेक कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। देखिए अभी देखिए ऊपर देखिए कहीं पे डिफरेंस नहीं। देखिए यहाँ पर फिर से एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर 1% काटा जबकि 2% TDS काटना था। इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। आपको देखिए टैली में भी साथ साथ करते रहना है एंट्री को सही। ठीक है, अब देखिए हमारी लगभग सभी एंट्रियाँ ठीक हो चुकी हैं। एक बार हम डिफरेंसेस को यहाँ पर सम के फार्मूले के ज़रिए चेक कर लेते हैं कि कितना अब हमारा टोटल डिफरेंसेस आ रहा है। तो हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद में यहाँ पर हम ऑल्ट के साथ में इक्वल का साइन प्रेस करते हैं और इसका सम कर लेते हैं। अब देखिए -0.16 आ रहा है। देखिए ये राउंड फिगर की वजह से डिफरेंसेस आ रहा है, तो इतना डिफरेंस हमारा चल जाएगा क्योंकि हमने TDS को राउंड फिगर में लिया हुआ है और ये हमारा राउंड फिगर में नहीं कैलकुलेट कर रहा। ठीक है, अब हम पार्टनर का TDS चेक करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन का TDS चेक करते हैं और यहाँ पर हम 1% से इसको कैलकुलेट करते हैं। इक्वल का साइन प्रेस किया, अमाउंट सेलेक्ट किया और 1% एंटर करके हमने इसका TDS निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करते हैं, TDS के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर माइनस के साइन लगाते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारा डिफरेंसेस सामने आ चुका है। अब पूरे दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करते कंट्रोल D दबाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जहाँ जहाँ पर डिफरेंसेस है वहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 295 है, जबकि यहाँ पर 30 रुपये TDS काटना था। ठीक है, 1% काटना था, लेकिन यहाँ पे 0.1% गलती से कटा हुआ है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे 295 कर लेते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो आप एक्सेल में सही कर रहे हैं आप टैली में भी साथ साथ में करते रहेंगे तो आपको एंट्रियाँ इजीली टैली में सही हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंसेस आ रहा है, जहाँ जहाँ पे हम उसे चेक करते जा रहे हैं ऊपर की ओर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 13 रुपये लिखा हो, जबकि 139 रुपये TDS काटना था। इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हम इसे ऊपर की ओर आते हैं और जहाँ पर भी हमें डिफरेंस दिखेगा हम उसको ठीक करते हुए चले जाएंगे। अब देखिए हम ऊपर की साइड आ रहे हैं और देखिए जहाँ पर डिफरेंस दिखेगा हम उसे ठीक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए
यहाँ पे 392 रुपये लिखा हुआ, जबकि यहाँ पर 1% 3924 होना चाहिए। इसको हम देखिए यहाँ पे ठीक कर लेते हैं, ठीक है। और फिर ऊपर आते हैं और देखते हैं कहाँ पर डिफरेंस है। देखिए हम ऊपर की साइड आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर सारा देखिए मिलता जा रहा है हमारा। और देखिए यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर देखिए 19 रुपये का डिफरेंस है, देख सकते हैं। 13,275 रुपये का 1% 132.75 होता है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो अभी देखिए हमने काफ़ी एंट्रियाँ ठीक कर ली हैं, हम और ऊपर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए, फिर देखिए 6 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे 572 होना चाहिए। अब इसको हम ठीक कर लेते हैं। फिर ऊपर की साइड आते हैं और देखते हैं कहाँ पर डिफरेंस बचा हुआ है। अब देखिए हमने सारा यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है, हमारे डिफरेंसेस मैच हो चुके हैं। एक बार हम ये डिफरेंसेस का टोटल भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम सम का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल का साइन प्रेस किया, सम लिखा, उसके बाद में टैप ब्रैकेट स्टार्ट किया, कॉलम को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। 1 रुपये 31 पैसे का डिफरेंसेस आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये राउंड फिगर की वजह से आ रहा है। तो हमारा देखिए लगभग सारा हमारा डिफरेंसेस जो थे मैच हो चुके हैं, हमने सारा TDS अपना करेक्ट कर लिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने टैली की एंट्रियों को चेक कर सकते हैं। यदि आपको TDS की डिटेल बनानी होती है या किसी और भी टैक्स की आपको डिटेल बनानी होती है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक साथ में कई नामों के फ़ोल्डर क्रिएट करना सिखाऊंगा। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, एक्सेल शीट के अंदर हमारे पास में कुछ नेम्स हैं। देखिए टोटल जो नेम्स हैं 40 नेम्स हैं। हम चाहते हैं इन 40 नेम से फ़ोल्डर हमारे पास में क्रिएट हो जाए। अब यदि आपको फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए इस प्रकार से, जैसे मैंने वर्कर्स के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर 40 फ़ोल्डर क्रिएट करने। राइट क्लिक करेंगे आप और उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर फ़ोल्डर का ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर नेम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने शिवम नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये शिवम के नाम से कर दिया। अब ऐसे देखिए 40 नेम है, तो 40 नेम से यदि हम क्रिएट करेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो बहुत लंबी प्रोसेस है। तो शॉर्टकट तरीका आपको सिखाते हैं जिसमें कि आप एक ही बार में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे डिलीट करता हूँ और दोबारा से एक्सेल फाइल के अंदर जाते हैं। यहाँ पर हम एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, कॉलम एक इंसर्ट करते हैं और उसके बाद में इस सभी नेम्स के आगे लिखते हैं MD। तो हम MD लिखा हमने, उसके बाद में यहाँ पर कर्सर लेके जाते हैं और यहाँ पर देखिए प्लस का साइन बनेगा कॉर्नर पे, डबल क्लिक करेंगे, सबके नाम के आगे MD आ जाता है। अब हम ये MD प्लस ये नेम्स, इन दोनों कॉलम्स को कॉपी करेंगे, Ctrl+C। उसके बाद में यहाँ पर सर्च बार के अंदर लिखेंगे नोटपैड लिखेंगे और नोटपैड पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। अब आपको जिस भी फोल्डर के अंदर आपको सेव करना है वहाँ पर सेव करेंगे। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे वर्कर्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा है, तो मैं वर्कर्स वाले फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा। तो हम ढूंढ लेते हैं, देखिए वर्कर्स वाला फ़ोल्डर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ फाइल नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ एम्प्लॉयज़। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको बाद में .bat बैट जरूर मेंशन करना है, जो भी नाम हो लेकिन डॉट के बाद बैट जरूर लिखना है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे एनकोडिंग पे और यहाँ पर ANS सेल को करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का। उसके बाद में आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको दोनों फाइल को क्लोज़ कर देना है, एक्सेल फाइल भी क्लोज़ कर देंगे, नोटपैड वाली भी क्लोज़ कर देंगे। अब ये वर्कर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी फाइल मिलेगी। देखिए यहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ के नाम से छोटी सी फाइल है। अब आपको इसे रन करना है। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे, चाहे तो डबल क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा, हमारे सामने सभी नेम्स से फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। ये मैंने क्लिक किया, देखिए फ़ोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। अब यदि मैं आपको फ़ोल्डर काउंट करके दिखाऊं, देखिए तो कितने फ़ोल्डर हैं उसको कैसे काउंट करेंगे। देखिए मैं फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूं और एरो की के साथ में सिलेक्शन करता जाता हूं। अब आप देखेंगे यहाँ पर 40 आइटम सिलेक्टेड, यानी कि 40 फ़ोल्डर यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है।
आप देख सकते हैं कि 40 फ़ोल्डर क्रिएट हुए हैं। एक्सेल फाइल के अंदर जाते हैं हम और यहाँ पर भी देख सकते हैं 40 नेम्स हैं। तो इस प्रकार से आप एक ही बार में कई नामों से फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की एक बड़ी मज़ेदार ट्रिक सिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए इस शीट के अंदर नेम, स्टेट और पिन कोड एक ही कॉलम के अंदर लिखा हुआ है। हम चाहते हैं स्टेट और पिन कोड अलग अलग कॉलम के अंदर मेंशन हो जाए। ठीक है, तो अब इसे देखिए मेंशन करने के लिए अगर आपको बोला जाए तो आप में से बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट और जो पिन कोड लिखा हुआ है इसको मैनुअली टाइप करने लग जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे स्टेट वाले कॉलम के अंदर मैं यहाँ पर स्टेट मेंशन कर देता हूँ। ये मैंने लिखा दिल्ली। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैंने पिन कोड मेंशन कर दिया। ठीक है, ये मैंने पिन कोड मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर नेम में जाता हूँ और यहाँ से स्टेट और पिन कोड को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यदि मैं प्रत्येक कॉलम के अंदर ऐसा करूँ तो बहुत समय लग जाएगा, और यदि डेटा बड़ा हो तो दोस्तों आपको तो काफ़ी समय लगेगा। तो हमें इस तरीके से नहीं करना। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा जिससे आप बड़ी आसानी से इसे सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इस कॉलम को करते हैं सिलेक्ट और उसके बाद में डेटा पे करते हैं क्लिक। डेटा पे क्लिक किया, टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक करा। उसके बाद में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, डेलिमिटेड, फिक्स्ड। डेलिमिटेड पे टिक रहने दीजिए और नीचे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब अदर्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर स्लैश लगा दीजिए। ठीक है, जैसे ही देखिए हमने स्लैश लगाया, नीचे आप देख सकते हैं कि बीच में इसको ये सेपरेट कर रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और फिनिश के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर कह रहा है द ऑलरेडी डाटा हेयर, ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर स्टेट वाले कॉलम के अंदर स्टेट और पिन कोड आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि पिन कोड भी अलग कॉलम के अंदर आ जाए। तो इसको देखिए पहले सेलेक्ट कीजिए कॉलम को, उसके बाद में डेटा पे क्लिक कीजिए और टेक्स्ट टू कॉलम्स के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर पहले आपने स्लैश लगाया था, अब की बार यहाँ पर डबल डॉट लगाइए। ये लगाइए यहाँ पर डबल डॉट। अब देखिए डबल डॉट लगाते देखिए स्टेट और पिन कोड आपको नीचे अलग अलग दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद में फिनिश के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिनिश पे क्लिक कर दीजिए और देखिए कह रहा है द ऑलरेडी डाटा हेयर, ओके पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही देखिए हमने ओके पे क्लिक किया, पिन कोड भी अलग हो चुका है। दोस्तों, जब आप एक्सेल में मोबाइल का डेटा मेंटेन करते हैं तो अक्सर हमारे से एक गलती हो जाती है कि हमसे डुप्लीकेट एंट्री हो जाती है। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए इस शीट के अंदर जो मोबाइल नंबर देखिए डबल एंटर हुए हैं, मैंने उनको रेड कर दिया है। अगर आपके पास में बहुत बड़ा डेटा हो तो मे बी चांसेस कि आपसे कोई एंट्री डबल हो सकती है, कोई मोबाइल नंबर आपसे डबल एंटर हो सकता है। तो इस प्रकार की गलती को हम ना हो, उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसे सुधारा जा सकता है। जैसे अभी यहाँ पर देख रहे हैं जो रेड हैं, देखिए आप देख सकते हैं। देखिए ऊपर देखिए 59 है, 859 लास्ट में लिखा हुआ है और देखिए यही नंबर नीचे दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ना, ये जितने भी रेड कर रखे हैं मैंने आपको समझाने के लिए रेड कर रखे हैं। तो पहले मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, अपने इस रूल को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक ऐसा फार्मूला फिट करके दिखाऊंगा जिसको लगाने के बाद में आप इस शीट के अंदर जब मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो वो डबल एंट्री नहीं होगा, पहले ही आपको अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें आपको फार्मूला फिट करके दिखाता हूँ। तो अभी क्या करना है आपको, देखिए इस कॉलम के अंदर फार्मूला लगाना है। मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, डेटा पे क्लिक किया, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर एनी वैल्यू है, इसको कस्टम सेलेक्ट करना है। फार्मूला के अंदर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको लिखना है काउंट इफ़। काउंट इफ़ आप यहाँ पे लिखेंगे। काउंट इफ़ लिखने के बाद में ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में आपको रेंज को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है। तो हमें देखिए मोबाइल वाले कॉलम के अंदर फार्मूला लगाना है। तो देखिए हमने कॉलम को कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद में आपको इसे फ्रीज करना है। फ्रीज करने के लिए आपको F4 प्रेस करना है। जैसे F4 प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पर डॉलर का साइन बन जाएगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद में आपको फर्स्ट वाला सेल आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको ब्रैकेट को बंद करना है
उसके बाद इक्वल का साइन प्रेस करना है, 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद में अब देखिए फार्मूला हमारा लग चुका है, लेकिन यदि डुप्लीकेट एंट्री आए तो वहाँ पे अलर्ट मिल जाए, उसके लिए हम यहाँ पे एक मैसेज छोड़ देते हैं। अलर्ट टाइटल लिखेंगे डुप्लीकेट, एरर मैसेज में लिखेंगे यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं डुप्लीकेट एंट्री। यदि डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पर कोई आए तो हमें शो हो जाए, उसके बाद में ओके कर देंगे। अब देखिए होगा क्या इससे। अब हम देखिए, मैं आपको एक मोबाइल नंबर लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने अपना ही मोबाइल नंबर लिख दिया चैनल का। उसके बाद में देखिए इस मोबाइल नंबर को यदि मैं दोबारा टाइप करता हूँ तो देखिए क्या मैसेज आता है। देखिए कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है, अब देखिए यदि मैं इसे चेंज कर देता हूँ तो देखिए ये आगे बढ़ जाएगा। यदि डुप्लीकेट एंट्री होगी तो ये आगे ही नहीं बढ़ेगा, हमें मैसेज दे देगा वहाँ पर कि ये आपकी डुप्लीकेट एंट्री है, और आप अलर्ट हो जाएंगे और आप उस एंट्री को ठीक कर सकेंगे। देखिए अभी यहाँ पर देखिए मैं जो एंट्री मैं लिख रहा हूँ देखिए कितनी ईजिली ले रहा है। लेकिन देखो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक डुप्लीकेट एंट्री लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने डुप्लीकेट लिखा, देखिए ऊपर वाला मोबाइल नंबर कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री, इसने हमें अलर्ट दे दिया। ठीक है, अब हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने डेटा को नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम एडवांस फ़िल्टर का उपयोग करना सीखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डेटा है, इस डेटा के अंदर से हमें याहू मेल की, जीमेल की और रेडिफ मेल की जो डेटा है उस सारे डेटा को एक अलग शीट पर लेके जाना है। ठीक है, सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर और पर्टिकुलर जो मेल आईडी है उसका डेटा अलग शीट पर लेके जाना है। याहू का अलग लेके जाना है, जीमेल का अलग लेके जाना है, रेडिफ का अलग लेकर जाना है। ठीक है, तो किस प्रकार से लेके जाएंगे वो आपको सीखना है। देखिए ये हमारे शीट नंबर 17 है, इस पर हमें अलग अलग डेटा को पेस्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको शॉर्ट सीख लीजिए आपको। देखिए आपको क्या करना है, पहले ये जो ईमेल है ना, इस ईमेल को यहाँ पे करना है कॉपी। ठीक है, ये हेडर को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अब आपको जिस भी मेल आईडी का डेटा फ़िल्टर करना है उस मेल आईडी को यहाँ पर लिखिए। लेकिन मेल आईडी लिखने से पहले आपको पहले यहाँ पर स्टार लगा देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा gmail.com। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब इसके बाद हमें यहाँ पर डेटा पे क्लिक करना है, और देखिए हम नई शीट पे पहले आ गए, हमने डेटा पे क्लिक किया, एडवांस पे क्लिक किया, और यहाँ पर देखिए एडवांस फ़िल्टर का पॉपअप आ गया। अब लिस्ट रेंज पे हमने क्लिक किया और हमने ये वाली लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये पूरे डेटा को किया सिलेक्ट। अब पूछता है क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक किया और हमने ईमेल और नीचे वाला जो हमारा gmail.com है उसको किया सिलेक्ट किया। उसके बाद में अब देखिए नीचे इसमें लिखा कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसके ऊपर हमने किया क्लिक करने के बाद में अब हम नई शीट पे गए। यहाँ पर हमने कॉपी टू पे क्लिक किया इस बॉक्स के अंदर, और ब्लैंक शीट के ऊपर हमने कर दिया क्लिक करने के बाद में अब हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे हमारा जीमेल वाला डेटा फ़िल्टर होके देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉलम को कर लेते हैं सेट। देखिए हमने सभी कॉलम के विड्थ को बढ़ा लिया। अब इसी प्रकार से हम याहू का और रेडिफ का डेटा भी सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा से सिखाता हूँ आपको। देखिए ये जीमेल को हम हटा देंगे यहाँ से, ये मैं यहाँ से जीमेल को डिलीट कर देता हूँ, और हम यहाँ पर की बार yahoo.com का डेटा फ़िल्टर करके लाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए क्लिक किया, फिर एडवांस के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर लिस्ट रेंज के ऊपर क्लिक कर दिया, और शीट 15 के अंदर जाके सीरियल नंबर से लेके ईमेल तक हमने डेटा को किया सिलेक्ट। क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक किया और उसके बाद में यहाँ पर हमने हेडर ईमेल और yahoo.in को किया सिलेक्ट। ठीक है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर 17 नंबर की शीट के ऊपर क्लिक करते हैं और कॉपी टू पे हम पहले करते हैं क्लिक। ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब शीट के ऊपर हमने क्लिक किया। उसके बाद में हम ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे याहू का डेटा फ़िल्टर होके आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए याहू का सारा डेटा यहाँ पे फ़िल्टर होके आ चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको रेडिफ का डेटा भी यहाँ पर फ़िल्टर करके दिखाता हूँ कि रेडिफ का डेटा किस प्रकार से फ़िल्टर करना है। तो मैं दोबारा से शीट 15 के अंदर जाऊँगा, और शीट 15 में जाने के बाद में हम अब की बार रेडिफ.com लिखेंगे। वहाँ पर पहले हमने yahoo.com लिखा था,
तो मैं शीट 15 के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर starrediffmail.com लिखता हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे किया डिलीट और यहाँ पे लिखा rediffmail.com। ठीक है, इतना हमने लिखा और फिर हमने किया एंटर प्रेस। अब हम एडवांस पे क्लिक, अब देखिए हम 70 नंबर की शीट पे चले गए। यहाँ पर हमने क्लिक किया, उसके बाद में एडवांस के ऊपर क्लिक किया, लिस्ट रेंज के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में ये देखिए हमने डेटा को किया सिलेक्ट। उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज के ऊपर हमने करना है क्लिक। ये देखिए क्राइटेरिया रेंज वाले बॉक्स के ऊपर हमने किया क्लिक और ईमेल और rediffmail.com को किया सिलेक्ट। उसके बाद में कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने शीट के ऊपर क्लिक किया। देखिए मैं पहले इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ, ये मैंने इसको हटा दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और शीट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और फिर देखिए मैं ओके पे जैसे ही क्लिक करूँगा देखिए और rediffmail.com वाला डेटा भी यहाँ पर फ़िल्टर होके आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करके आप किसी भी प्रकार के डेटा को बड़ी आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि हम एक्सेल के अंदर किस प्रकार से किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ट्रांसलेट करने के लिए आपको यहाँ पर रिव्यू पे क्लिक करना है। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखिए ट्रांसलेट लैंग्वेज लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ट्रांसलेट लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में एक बॉक्स दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर ट्रांसलेटर। अब आपको जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ है और नीचे मैंने हिंदी सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ भी इंग्लिश में लिखूँगा तो उसको ऑटोमेटिकली वो हिंदी में ट्रांसलेट कर लेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ GOD गॉड गॉड, अब देखिए इसने बता दिया हिंदी में ईश्वर। ऐसे देखिए मैं एक दूसरा वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर हम लिखते हैं GOD गॉड हिवेन, भगवान की, भगवान स्वर्ग। देखिए गॉड हिवेंस भगवान स्वर्ग, इसने इसको ट्रांसलेट कर दिया। यहाँ पर देखिए हम जिस भी वर्ड को इंग्लिश में लिखेंगे उसे ऑटोमेटिकली हिंदी में ट्रांसलेट करता हुआ जा रहा है। अब दोस्तों इसका फ़ायदा ये होगा कि अब हमें क्या है कि एक्सेल में यदि कोई वर्ड को हिंदी में लिखना होता था तो पहले हम गूगल में जाते थे, वहाँ से उसको चेंज करते थे लैंग्वेज को, फिर उसके बाद में हम पेस्ट करते थे एक्सेल के अंदर। अब हम डायरेक्ट देखिए यहाँ पर हमें ट्रांसलेटर का ऑप्शन मिल रहा है, हम यहाँ पर उस वर्ड को लिखेंगे और वो हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे यहाँ से ही कॉपी पेस्ट करके अपनी एक्सेल शीट में लिख सकते हैं। अब हमें गूगल में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ भी चीज़ का ट्रांसलेट करना चाहते हैं, कोई वर्ड हमें हिंदी में लिखना है और हम नहीं लिख पा रहे तो हम पहले देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे और एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। देखिए मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो यहाँ पर मेरे सामने एक शीट है। इस शीट के अंदर हमें 5वीं रो के बाद में एक छठी ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है। अब आप देखिए इस शीट के अंदर कितनी सारी एंट्रियाँ हैं। इस शीट के अंदर आप नीचे तक देखिए इसमें कम से कम 1600 एंट्रियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए 1636 एंट्रियाँ हैं और हमें प्रत्येक 5 रोज़ के बाद में एक ब्लैंक रोज़ इंसर्ट करनी है। अब इसमें देखिए मैनुअली लोग क्या करते हैं, ब्लैंक रोज इंसर्ट करने के लिए जहाँ पर भी उन्हें इंसर्ट करना होता है वहाँ पर उस रो को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी देखिए 5 के बाद छठी रो है तो 5 के बाद हमें एक रो इंसर्ट करनी है, तो वो लोग क्या करते हैं छठी रो को सिलेक्ट करते हैं। जैसे देखिए मैं अभी ये 6th रो को मैं सिलेक्ट करता हूँ और फिर कंट्रोल+ दबाते हैं या इंसर्ट पे क्लिक करके इस प्रकार से रोज़ इंसर्ट करते हैं। तो देखिए प्रत्येक 5 रो के बाद में हम रो को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में इंसर्ट पे क्लिक करते हैं या फिर कंट्रोल+ दबाते हैं तो हमारे रो इंसर्ट हो जाती है। लेकिन ये दोस्तों एक लॉन्ग प्रोसेस है, यदि इस प्रकार से हम करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा और हो सकता है कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती भी हो जाए। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है जिसके ज़रिए आप बड़ी आसानी से आप एक ही बार में ये रोज़ इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसका आसान तरीका ये है कि आप देखिए जहाँ से आपको रोज़ इंसर्ट करनी है पहले वहाँ पर एक नंबर डाल दीजिए। जैसे मैं 6 रो से इंसर्ट करना है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब उसके बाद में हमें देखिए 16 नंबर पर इंसर्ट करनी है तो हम 16 पर 2 प्रेस कर देंगे। यहाँ पर सॉरी हमें 11वीं रो इंसर्ट करनी है तो हमने 11 पे 2 प्रेस कर दिया।
उसके बाद में अब हम यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करते हैं, प्रत्येक 5 रो बाद इंसर्ट करनी है। तो देखिए हमने यहाँ से पूरा देखिए सिलेक्शन किया, ऊपर से 5 रो से एक से ऊपर 5 रो सिलेक्ट हमने करी और नीचे 2 तक सिलेक्ट किया। उसके बाद में अब हम इसे फॉर्मूले को देखिए हम ड्रैग करेंगे, कॉर्नर से क्लिक करेंगे और देखिए प्लस का साइन बन जाता है। अब उसे नीचे तक हम कर लेते हैं पूरा ड्रैग। पूरा हम नीचे तक जब इसे ड्रैग कर लेते हैं तो ड्रैग करने के बाद में आप देखेंगे कि इसमें नंबरिंग अपने आप बन जाती है। ये देखिए मैं पूरा इसे देखिए पहले नीचे तक इसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो आपको देखिए इसे ड्रैग कर लेना है माउस की सहायता से। आप नीचे तक इसे लेफ़्ट की प्रेस करके इसे नीचे तक इसे ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग करेंगे तो देखिए पूरा यहाँ पर देखिए नंबरिंग बन जाती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नंबरिंग देखिए बन चुकी है। अब आपको इस पूरे कॉलम को करना है सिलेक्ट। ठीक है, पूरे कॉलम को करेंगे सिलेक्ट ऊपर से। ये हमने देखिए इसके कॉलम को किया सिलेक्ट। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ में जी प्रेस करना है, प्रेस कंट्रोल जी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्पेशल लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, स्पेशल के ऊपर कर दीजिए क्लिक। और यहाँ पर देखिए ऊपर इस प्रकार का बॉक्स आता है, यहाँ पर आपको कंस्टेंट्स के ऊपर करना है क्लिक। उसके बाद में आपको नंबर्स के ऊपर टिक रहने देना है, बाकी देखिए नीचे टेक्स्ट और लॉजिकल एरर्स इसके ऊपर से टिक हटा देना है। ठीक है, हमें केवल नंबर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद में ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखिए केवल नंबर ही सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपको प्रेस कंट्रोल 1 करना है और एंटायर रो के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, एंटायर रो पे क्लिक करते ही आप देखेंगे प्रत्येक 5th रो के बाद में एक रो इंसर्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे डेटा के अंदर 5वीं रो के बाद में एक रोज इंसर्ट आपको दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस फार्मूले का यूज़ करके प्रत्येक 5 रो के बाद में एक रोज इंसर्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में सीखेंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। एक्सेल का बड़ा ही मज़ेदार फीचर है कंडीशन फॉर्मेटिंग। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास सामने ये टेबल है। मैं इस टेबल का देखिए कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ, हाईलाइटेड सेल रूल और ग्रेटर दैन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब हमने देखिए ग्रेटर दैन के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर कहता है कि कौन सी वैल्यू आप चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू जो हाईलाइट हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे 50,000 लिख के ओके किया। तो देखिए 50,000 से अधिक वैल्यूज़ हैं वो सभी वैल्यूज़ देखें यहाँ पर रेड हो गई हैं। जिनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई हैं। कंट्रोल जेड कर देते हैं। और अब मैं अगला फंक्शन दिखाता हूँ, हाईलाइटेड सेल रूल, फिर उसके बाद में लेस देन। अब लेस देन में हम चाहते हैं कि यहाँ पर 1,000 से कम की जो वैल्यू है वो वैल्यू 10,000 से कम की जो वैल्यूज़ है वो हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 10,000 से कम अमाउंट की वैल्यूज़ है वो देख सकते हैं कि वो हाईलाइट हो रही है, यहाँ पे वो रेड हो गई है। तो हम कंट्रोल जेड करते हैं और दोबारा से देखिए हाईलाइटेड सेल रूल और बिटवीन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ये पूछता है कौन से अमाउंट के बीच की वैल्यू आप हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1000 और यहाँ पर लिखते हैं 2000। 1,000 से 2,000 के बीच के अमाउंट की वैल्यू हाईलाइट हो। तो अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1151, 1,000 से 2,000 के बीच का अमाउंट है तो वो अमाउंट यहाँ पर रेड हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने दोबारा से कॉलम को सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइटेड सेल और यहाँ पर इक्वल टू पे हम क्लिक करते हैं। हम देखिए इक्वल टू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कोई अमाउंट लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 16,715 के इक्वल अमाउंट हो वो हाईलाइट हो जाए। तो देखिए इस पूरे कॉलम के अंदर 16,715 का अमाउंट एक ही अमाउंट है और वो अमाउंट यहाँ पर हाईलाइट हो गया। ठीक है, कंट्रोल जेड किया और देखिए फिर दोबारा से हाईलाइटेड सेल रूल में गए और टेक्स्ट एंड कंटेंट, इसके लिए हम देखिए पूरी सिलेक्ट शीट को सिलेक्ट करते हैं और हाईलाइटेड सेल रूल पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट एंड कंटेंट पे क्लिक करते हैं। अब इसमें क्या होता है, टेक्स्ट और टेक्स्ट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं कंपनी, हम कंपनी को हाईलाइट करना चाहते हैं, कंपनी लिखा ओके किया, लेकिन कंपनी के साथ में जो टेक्स्ट लिखा होता है ये उसको भी हाईलाइट कर देता है। बाकी देखिए पूरी शीट में कहीं पर भी कंपनी नहीं लिखा तो इसने हाईलाइट नहीं किया। देखिए दोबारा से देखिए कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पर
देखिए डेट का ऑप्शन मिलता है, डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि आप डेट वाइज अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे यस्टरडे की डेट सिलेक्ट करना चाहते हैं। आज जैसे 27/12 हो रही है, तो मैं यहाँ पर 26/12/2022 लिख देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने कल की डेट डालूंगा यहाँ पर ये हाईलाइट कर देगा। देखिए हाईलाइट हो गया। तो यदि आपका डेट वाइज डेटा है तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी देखिए Ctrl Z कर देते हैं हम इसको, और मैं दोबारा से कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। हाईलाइटेड सेल रूल्स में हम जाते हैं और यहाँ पर डेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए विभिन्न है, देखिए 2 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक। तो यदि डेट के हिसाब से आपका डेटा है तो आप यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोबारा से मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, हाईलाइटेड सेल में जाता हूँ और डुप्लीकेट वैल्यूज़ पर क्लिक करता हूँ। इस कॉलम के अंदर जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी ये उन्हें हाईलाइट कर देगा। यदि आपको बहुत बड़ा डेटा है, आपको वैल्यूज़ डुप्लीकेट फाइंड करनी है, तो आप इसे इसके ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। देखिए अभी देखिए यहाँ पर ये 2 अमाउंट, एक ही अमाउंट देखिए 2 बार यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए इसने इसको हाईलाइट कर दिया। तो इस फंक्शन के ज़रिए आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को छांट सकते हैं और उन वैल्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल शीट का पेज सेटअप किस प्रकार से करते हैं। पेज सेटअप करना बड़ी समस्या लगती है लोगों को, तो आपको सिखा देते हैं कैसे पेज सेटअप करना है। जैसे ये आप शीट देखिए, इस शीट का हमें पेज सेटअप करना है। तो पहले मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+F2। Ctrl+F2 प्रेस कीजिए। देखिए Ctrl+F2 मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ गया यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू के अंदर लास्ट वाले 2 कॉलम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए सेकंड पेज है, ऊपर पेज नंबर भी नहीं आ रहा और ना ही सेकंड पेज में हेडिंग आ रही है। ठीक है, तो अभी हमें इसका पेज सेटअप करना है। तो पहले मैं फिर से बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मुझे दोबारा से देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ। Ctrl+F2 किया, अब हमने किया पेज सेटअप के ऊपर क्लिक। यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, आपको जिस भी आपको साइज में करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। एडजस्ट टू में आपको यहाँ पे कर देना है 100। ठीक है, 100 कर देना है। और यहाँ पर पेपर साइज़ में A4 आप सिलेक्ट कीजिए यदि आपका A4 साइज पेपर है, और प्रिंट क्वालिटी में 600 DPI रखें। और हेडर एंड फुटर के ऊपर आप हेडर में आप पेज 1 सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके पेज नंबर आएँ। उसके बाद में आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर पेज नंबर ऊपर आ चुका है, लेकिन लास्ट वाले 2 कॉलम्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मैं दोबारा से देखिए बैक आऊँगा और इसको सेट करूँगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, बैक आ गए, और यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा पेज बैक प्रीव्यू, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है। इस येलो बॉर्डर को आप लास्ट तक ड्रैग कीजिए जहाँ तक आपका शीट है, ये जहाँ तक आपका मैटर है। देखिए इसको पूरा येलो को नीचे तक आप पीछे तक खींच के ले आइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पेज 1 और पेज 2 दिखाई दे रहे हैं। अब आपका देखिए पेज सेटअप हो चुका है। अब मैं यहाँ पर Ctrl+F2 करूँगा और फिर आपको इसका पेज सेटअप आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से पेज सेटअप हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखिए अब Ctrl+F2 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं पेज 1 है। देखिए इसमें सारे कॉलम्स यहाँ पर आ चुके हैं, ऊपर पेज 1 भी लिखा हुआ आ रहा है। और नीचे आते हैं, देखिए नीचे देखिए पेज 2 के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देखिए पेज 2 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर वाली हेडिंग नहीं आ रही है। तो हेडिंग भी हमें चाहिए। ठीक है, तो अब हम हेडिंग लाएंगे। तो देखिए मैं दोबारा से बैक पे क्लिक करता हूँ। तो हेडिंग के लिए आपको पेज लेआउट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स आ रहा है, प्रिंट टाइटल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर रोज टू रिपीट ए टॉप के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, और आपको ये येलो वाली हेडिंग के ऊपर देखिए सिलेक्शन करना है। बस आपका काम हो चुका है, अब आपको ओके कर देना है। ओके कर देना है। ओके करने के बाद में Ctrl+F2 प्रेस कीजिए इसका प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। Ctrl+F2, अब देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए अब हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू आ चुका है। देखिए ऊपर पेज 1 है और देखिए सारे कॉलम्स भी हैं, हेडिंग भी है ऊपर। अब हम नीचे आते हैं और मैं अब आपको सेकंड पेज दिखाता हूँ। तो सेकंड पेज में देखिए पेज नंबर है और देखिए हेडिंग भी यहाँ पर आ रही है। तो देखिए इस प्रकार से आप पेज सेटअप कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्स लुकअप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। एक्स लुकअप यूज़ करने के लिए
देखिए सबसे पहले मैं आपको ये शीट दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास में टैक्सी यूज़र, बिल नंबर और अमाउंट, ये दो कॉलम खाली हैं। अब देखिए टैक्सी यूज़र का पूरा डेटा देखिए यहाँ पर है, टैक्सी नंबर, बिल नंबर, अमाउंट। ठीक है, हमें करना क्या है कि शीट 3 है जो, इसके अंदर हमें डेटा लेकर आना है। शीट 4 के अंदर से अमित कुमार का बिल नंबर और अमाउंट हमें लेके आना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स लुकअप, इक्वल का साइन प्रेस किया, एक्स लुकअप लिखा, टैब की प्रेस कर दिया। अब लुकअप वैल्यू में हमने अमित कुमार को किया सिलेक्ट, फिर लगाया कॉमा। अब हमें अमित कुमार के जरिए बिल नंबर फाइंड करना है, तो ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। अब ये पूछता है लुकअप एरे, मतलब ये पूछता है कि अमित कुमार आपका कौन सी टेबल के अंदर है। लुकअप एरे मतलब कौन सा एरिया, कौन सी टेबल। तो हम क्लिक करते हैं और यहाँ फर्स्ट वाले टेबल में आते हैं और टैक्सी यूज़र वाला कॉलम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। टैक्सी यूज़र वाला कॉलम हमने देखिए सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें लगाना है कॉमा। अब देखिए अगला ऑप्शन कहता है रिटर्न एरे। देखिए जो इसमें बोल्ड हो रहा है वो अगला ऑप्शन है रिटर्न एरे। देखिए यहाँ पर आ रहा है रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे में मतलब हमें बिल नंबर इसका फाइंड करना है अमित कुमार को। तो हम बिल नंबर वाले कॉलम को देखिए सिलेक्ट करते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हम लगाते हैं कॉमा। अब कहता है मैच कोड। तो मैच कोड में हमें यहाँ पर बिल्कुल 0 0 मैच करना है। हम यहाँ पे 0 प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए इसने अमित कुमार का बिल नंबर यहाँ पर फाइंड कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसने बिल नंबर फाइंड कर दिया। मैं अब आपको इसका अमाउंट भी फाइंड करके दिखाता हूँ। दोबारा से देखिए मैं एक्स लुकअप लगाता हूँ। ठीक है, अमित कुमार का देखिए अभी बिल नंबर देखिए 1 2 3 बिल्कुल इसने सही फाइंड किया। अब हम अमाउंट वाले कॉलम में लगा रहे हैं एक्स लुकअप। यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस किया, लिखा एक्स लुकअप। उसके बाद में टैब की प्रेस कर दिया। लुकअप वैल्यू में हमने बिल नंबर को किया सेलेक्ट, फिर कॉमा लगाया और अब ये पूछा लुकअप एरे, तो हमने बिल नंबर वाले कॉलम को किया सेलेक्ट, फिर लगाया कॉमा। अब पूछता है रिटर्न एरे। तो बिल नंबर के जरिए क्या फाइंड करना चाहते हैं हम अमाउंट फाइंड करना चाहते हैं। तो रिटर्न एरे में हम अमाउंट वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कॉमा लगाएंगे और मैच कोड आता है। मैच कोड में हमें 0 0 मैच करना है। फिर से हम 0 प्रेस करते हैं और अब एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए इसने बता दिया अमित कुमार का बिल नंबर और अमाउंट हमारे सामने है। ठीक है, अब हमने इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर अमित कुमार का देखिए बिल नंबर बिल्कुल इसने सही यहाँ पर फाइंड किया है और धनंजय का भी देखिए इसने बिल्कुल सही फाइंड किया हुआ और अमाउंट भी देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक्स लुकअप के ज़रिए आप अपने डेटा को एक शीट से दूसरी शीट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्स लुकअप किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऐड किया जाता है। एक्स लुकअप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर नहीं होता है, इसको हमें ऐड करना पड़ता है, उसके बाद ही हम काम कर पाते हैं, एक्स लुकअप का फार्मूला यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूँ तो यहाँ पे एक्स लुकअप नहीं आ रहा। ठीक है, जबकि जैसे हम यहाँ पे वी लुकअप लिखते हैं, वी एल लिखते हैं, वी लुकअप आ जाता है। इसी प्रकार से जब हम एक्स एल लिखेंगे तो एक्स लुकअप यहाँ पर आना चाहिए। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स लुकअप नहीं आ रहा। तो हमें एक्स लुकअप फार्मूले को पहले एक्सेल के अंदर ऐड करना पड़ता है, उसके बाद हम एक्स लुकअप फार्मूले को यूज़ कर पाते हैं। तो आइए चलिए सीखते हैं कैसे एक्स लुकअप को ऐड करना है। इसके लिए फ़ाइल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद में आप नीचे आइए, यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर लिखा है फीडबैक और ऑप्शंस, तो आपको नीचे ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे लिखा है ऐड ऑन, ऐड इन्स। ठीक है, ऐड इन्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखना है कि नीचे मैनेज एक्सेल ऐड इन्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको आगे ऑप्शन मिल रहा है गो का,
तो आपको गो के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ से आपको फार्मूले को ऐड करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्स लुकअप की, वो आपको ऐड करनी है। जैसे कि मैंने अभी डेस्कटॉप पर ये फ़ोल्डर के अंदर रखी हुई है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक्स लुक फंक्शन 32, एक्स फंक्शन 64, तो मैं 32 वाले फंक्शन को ऐड करूँगा। ठीक है, मोस्टली 32 वाला फंक्शन ही काम करता है एक्सेल के अंदर। देखिए हमने ऐड कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स, तो देखिए एक्स लुकअप यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए हम एक्स लुकअप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। पहले यहाँ पर एक्स लुकअप नहीं आ रहा था, हमने इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐड किया तो ये एक्स लुकअप फंक्शन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास टेबल के अंदर प्रोडक्ट हैं जो कि विभिन्न स्टेटों से परचेस किए हुए हैं। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि सैमसंग नोएडा से कितना परचेस किया हुआ है और मुंबई से कितना परचेस किया हुआ है, तो आप कैसे उसमें पता लगाएंगे कि हमें कैसे करना है। तो इसमें से कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले फ़िल्टर का यूज़ करेंगे। ये जो ऊपर के हेडर हैं इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में फिर ऊपर जाएंगे और डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे फ़िल्टर लगा देंगे और यहाँ से पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने सैमसंग को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से देखिए मुंबई और नोएडा दो जगह है, नोएडा को सिलेक्ट कर लिया तो नोएडा का हमारे सामने टोटल आ गया कि सैमसंग नोएडा से कितना परचेस किया हुआ है। और यदि मुंबई से जानना हो तो मुंबई पे टिक करके मुंबई का पता कर लिया। लेकिन दोस्तों ये एक लंबी प्रोसेस है, इसमें यदि मैं आपसे कहूँ कि प्रत्येक आइटम का अलग अलग स्टेट का टोटल मुझे चाहिए तो आप वो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको बार बार फ़िल्टर लगाना पड़ेगा और आपका काफ़ी समय ख़राब होगा। तो इसका देखिए शॉर्टकट तरीका होता है पाइवट टेबल। देखिए इसके लिए देखिए आपको इस टेबल को सिलेक्ट करना है। देखिए पूरी टेबल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको ऊपर जाना है और ऊपर इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पाइवट टेबल का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए तो इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखिए न्यू वर्कशीट पे ऑलरेडी टिक होता है, इस पर टिक ही रहने देंगे आप और फिर आप ओके कर देंगे। देखिए जैसे ही ओके किए एक नई वर्कशीट हमारे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर सभी ऊपर के हेडर हैं, देखिए आप हेडर को टिक करते हुए जाएंगे और अपने आप हेडर अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सभी हेडर को टिक कर लिया। अब देखिए हेडर यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं। देखिए रो लेवल्स में देखिए आइटम का नेम आ रहा है उसकी और फिर सम ऑफ क्वांटिटी में टोटल आ रहा है और नीचे दिल्ली से कितने बाई किए हैं और मुंबई से नोएडा से उनका टोटल आ रहा है। देखिए प्रत्येक आइटम का अलग अलग टोटल आ रहा है, कौन से स्टेट से कौन सा आइटम परचेस किया है, स्टेट वाइज भी टोटल आ रहा है और उनका ग्रांड टोटल भी आ रहा है। देख सकते हैं ना आप। देखिए यहाँ पर देखिए नोकिया 1250 टोटल क्वांटिटी है, जिसमें मुंबई और नोएडा के 400 और 850 हैं और नीचे देखिए ग्रांड टोटल आ रहा है 15,110। यदि हम अपनी मेन शीट में जाकर देखें तो यहाँ पर देखिए ग्रांड टोटल हम चेक कर लेते हैं। तो मैं देखिए एक बार आपको ग्रांड टोटल चेक करा देता हूँ कि क्या ये हमारा पाइवट टेबल एग्जैक्ट मैच आ रहा है उसमें। तो हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। हमने देखिए टोटल किया 15,110 और हम देखिए जब हम नीचे आते हैं तो हमारी पाइवट टेबल का भी 15,110 ही टोटल आ रहा है। तो हम पाइवट टेबल के ज़रिए किसी भी वस्तु या आइटम का टोटल कर सकते हैं स्टेट वाइज, अपने कंडीशन के अनुसार हम टोटल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने प्रत्येक आइटम का स्टेट वाइज यहाँ पर टोटल कर लिया है। तो ये होता है पाइवट टेबल। इस वीडियो में हम सम इफ़ और सम इफ़ फंक्शन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सम इफ़ फंक्शन और सम इफ़ फंक्शन किस प्रकार से काम करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए सम इफ़ फंक्शन क्या करता है, ये टोटल का काम करता है बट इसमें एक ही कंडीशन अप्लाई होती है। और जो हमारा सम इफ़ फंक्शन होता है उसमें हम कई कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सम इफ़ फंक्शन के अंदर आपको मैं बताता हूँ, जैसे इस टेबल के अंदर देखिए सैमसंग नोएडा से परचेस किया हुआ है और यहाँ पर सैमसंग मुंबई से भी परचेस किया हुआ है। अगर हम सम इफ़ फंक्शन से ये कहें कि हमें ये बता दो कि सेम नोएडा से
कितना सैमसंग परचेस किया हुआ है, तो ये नहीं बता पाएगा। अगर हम इसे ये कहेंगे सैमसंग टोटल कितना परचेस किया हुआ है, तो ये हमारे को टोटल उसका निकाल के देगा। उसमें नोएडा का भी होगा, मुंबई का भी होगा, दिल्ली का भी होगा, जहाँ जहाँ का होगा सैमसंग जहाँ जहाँ से परचेस किया हुआ है, टोटल एरिया वाइज नहीं टोटल करेगा, उनको एकदम पूरा टोटल कर देगा। उसमें सारा आ जाएगा, उसमें नोएडा, दिल्ली, मुंबई सारा टोटल एक ही बार में हमें करके दे देगा। लेकिन ये हमें स्टेट वाइज टोटल करके नहीं देगा। जैसे मैं भी आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है सैमसंग टोटल क्वांटिटी में हम इक्वल का साइन प्रेस करते हैं, लिखते हैं सम इफ, उसके बाद में पूछता है रेंज। ठीक है, रेंज मतलब आपकी कौन सी रेंज है जहाँ से आपको सम करना है। तो हम देखिए हमारी फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें सैमसंग का टोटल करना है। तो हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में फिर हमें लगाना है कॉमा। कॉमा लगाएंगे जब हम, तो उसके बाद आता है क्राइटेरिया। आपने जो रेंज सेलेक्ट की है इसमें से किस चीज़ का टोटल करना है, तो हमें इस रेंज में से सैमसंग का टोटल करना है। तो हम सैमसंग को क्राइटेरिया मान लेते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने क्राइटेरिया में सैमसंग को सिलेक्ट किया, फिर लगाया कॉमा। अब ये पूछता है सम रेंज, आप किस चीज़ का सम करना चाहते हैं। तो हम क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें से टोटल करना है। तो सम रेंज हमारे ये है, क्वांटिटी वाला कॉलम, हमने इसको सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो देखिए इसने बता दिया सैमसंग 1200 क्वांटिटी परचेस की हुई है। इसमें इसने नोएडा का भी, मुंबई का भी और दिल्ली का भी, सब जगह का इसने टोटल हमें बता दिया कि सैमसंग 1200 क्वांटिटी में परचेस किया हुआ है। अब दूसरी कंडीशन है सम इफ्स। इसमें हम चाहते हैं कि हमें स्टेट वाइज टोटल बताए कि कौन से स्टेट से कितना माल परचेस किया हुआ है। जैसे सैमसंग नोएडा से भी परचेस हुआ है, मुंबई से भी हुआ है। तो हमने फ़िलहाल देखिए नोएडा का देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है, इक्वल का साइन प्रेस किया, लिखा सम इफ्स। सम रेंज इसमें सबसे पहले पूछ लेता है आपसे सम रेंज, कौन सी आपकी सम करने वाली रेंज है। इसमें हमें सबसे पहले सम रेंज सेलेक्ट करनी होती है। हमने देखिए सबसे पहले क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि यही हमारी सम रेंज है, इसी में से हमें सम करना है। फिर उसके बाद में कॉमा लगाया। अब कहता है क्राइटेरिया रेंज मैन। अब ये पूछता है कि आप हमें क्राइटेरिया बताओ कि कौन सा आपका क्राइटेरिया जहाँ से आपको टोटल करना है। हमने देखिए पहले सम रेंज सेलेक्ट की, अब हमें क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है कि जिस चीज़ में से हमें टोटल करना है। तो हमारे को देखिए नेम वाला जो कॉलम है यहाँ से हमें टोटल लेना है, हमें सैमसंग का टोटल लेना है या मतलब किसी भी चीज़ का लेना है। देखिए हमने इसलिए क्राइटेरिया रेंज में इसको सिलेक्ट कर लिया पहले वाले कॉलम को। अब लगाया कॉमा। अब ये कहता है क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 मतलब आपने जो अभी क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट की है इसमें से कौन सा क्राइटेरिया है। तो हमारा देखिए सैमसंग है, तो हमने सैमसंग को सिलेक्ट कर लिया। अब लगाया कॉमा। अब देखिए पूछता है क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 हमारे को देखिए स्टेट का टोटल करना है। तो हम पहले स्टेट वाले रेंज को देखिए सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने स्टेट वाले रेंज को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम लगाते हैं कॉमा। अब ये कहता है, अब देखिए हम इसके बाद लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाया। अब कहते हैं क्राइटेरिया 2। हमने ये जो क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट की है, इसमें क्राइटेरिया 2 क्या है वो हमें नोएडा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सैमसंग नोएडा का टोटल जानना चाहते हैं। हमने नोएडा को सिलेक्ट कर लिया। अभी देखिए इसमें और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, आप चाहें तो कॉमा लगा के दे सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें ये फैसिलिटीज़ मिलती है, लेकिन हमें केवल यही देना है। हमने देखिए ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो देखिए इसने बता दिया कि सैमसंग नोएडा से 200 क्वांटिटी परचेस की हुई है। देख सकते हैं आप, सैमसंग नोएडा से केवल 200 क्वांटिटी ही परचेस की हुई है। अब यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुंबई, तो देखिए टोटल चेंज हो जाता है। ये हमें बता देता है कि सैमसंग मुंबई से 1000 क्वांटिटी परचेस की हुई है। यहाँ पर हम कुछ भी चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली टोटल चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वीवो, तो देखिए वीवो का इसने बता दिया मुंबई से 350 परचेस किया हुआ है। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, आप ये ना सोचे कुछ भी इसने डाल देता है। तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए टेबल में भी 350 ही है। तो ये एग्जैक्ट
हमारे को टोटल बता देता है कि कौन सी जगह से कितना आपने अमाउंट परचेस किया है। अब देखिए, आप देख सकते हैं सैमसंग मुंबई से 350 क्वांटिटी परचेस किया हुआ है। अभी मैं चाहूँ तो आपका काम थोड़ा और आसान बनाना चाहता हूँ। हम ये बार बार टाइप ना करके हम इसमें डाटा वैलिडेशन लगाते हैं। देखिए, डेटा पे क्लिक किया हमने, डेटा पे, फिर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। एनी वैल्यू में हमने लिस्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सोर्स में हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ जो नेम वाले कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ओके प्रेस करेंगे। अब देखिए, हमने डाटा वैलिडेशन लगाने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें अब ये नेम टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आपके टेबल में नेम लिखे हुए हैं वैसे वैसे नेम यहाँ पर आपको शो होने लगते हैं। अब आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम देखिए स्टेट वाले कॉलम में भी हम टाइप नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर डाटा वैलिडेशन लगाते हैं। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, फिर यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट किया हमने। उसके बाद में सोर्स पर हमने क्लिक करना है और उसके बाद स्टेट वाले कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है। देखिए, मैं स्टेट वाले कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर एंटर प्रेस करते हैं हम, सॉरी ओके पे हम क्लिक करेंगे अब हम। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारा दोनों कॉलम के अंदर डेटा वैलिडेशन लग चुका है। अब यहाँ पर भी देखिए, आपको स्टेट को बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से सिलेक्ट करते जाइए और आपका टोटल चेंज होता जाएगा। अब देखिए, रेडमी में 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि रेडमी दिल्ली से परचेज ही नहीं किया। देखिए, रेडमी नोएडा से 400 क्वांटिटी है और देखिए रेडमी नोएडा से यहाँ पर 850 है, यहाँ पर मुंबई से है, तो दिल्ली से कहीं भी नहीं है, इसलिए 0 आ रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखिए अब स्टेट चेंज करते हैं। देखिए, हमने मुंबई सेलेक्ट किया तो देखिए 950 क्वांटिटी इसने हमें बता दिया। देखिए, यहाँ पे 1250 क्वांटिटी आ गया। तो सम इस फंक्शन के द्वारा आप विभिन्न क्राइटेरिया में अपना सम कर सकते हैं, जबकि सम इफ फंक्शन केवल एक कंडीशन अप्लाई करता है। ये केवल हमें टोटल बताता है किसी एक चीज़ का। लेकिन जो सम इफ फंक्शन होता है इसमें आप विभिन्न क्राइटेरिया में टोटल कर सकते हैं। ये हमें इस चीज़ की फैसिलिटी देता है कि हम अपने कंडीशन के अनुसार टोटल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने सीखा सम इफ और सम इफ फंक्शन। कि आप इस शीट के अंदर देख रहे हैं कुछ वैल्यूज़ हमारी माइनस में हैं, कुछ वैल्यूज़ प्लस में हैं। अब हम चाहते हैं कि इन सभी वैल्यूज़ को हम पॉजिटिव वैल्यूज़ में लेके आए, यानी कि ये माइनस हट जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्सेल में ABS फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके लिए इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे ABS लिखेंगे और देखिए ये हमारा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। उसके बाद में हम वैल्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए ये माइनस में था, अब ये 100 प्लस में आ गया। अब यहाँ पर कॉर्नर पे देखिए डबल क्लिक करेंगे तो सभी जगह पर वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव हो चुकी हैं। जो माइनस वाली वैल्यूज़ थी वो भी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ हो चुकी हैं। अब हम दूसरी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ डेट लिखी हुई हैं। आपने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि आप किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर डेट आपकी बिगड़ जाती है, डेट फॉर्मेट बिगड़ जाता होगा। एक्चुअल में ये डेट है 10/4/2022। ठीक है, और हमें अब ये इसका फॉर्मेट चाहिए कि पहले 10 लिखा हुआ है, उसके बाद में स्लैश लिखा हुआ है, फिर 04, फिर स्लैश और 2022। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते ही देखिए स्लैश हट जाता है और इसमें डैश का साइन बन जाता है, जबकि हम चाहते हैं कि इसमें स्लैश का साइन आए। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे वो हम सीखेंगे। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पर पहले इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट लिखेंगे और टेक्स्ट लिखने के बाद में देखिए यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए पहला ऑप्शन है वैल्यूज़। तो वैल्यू में हम डेट को सबसे पहले करेंगे सिलेक्ट, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा और उसके बाद में डबल कोट लगाएंगे ऊपर। ठीक है, डबल कोट लगाने के बाद में फिर यहाँ पर हम स्लैश लगाएंगे। ये देखिए सॉरी, हम यहाँ पर 00 प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से स्लैश 2 बार लगाएंगे,
फिर 00 प्रेस करेंगे, पहले डेट और मंथ के लिए 00 प्रेस कर रहे हैं, फिर स्लैश लगा रहे हैं, फिर यहाँ पर 4 बार 0 प्रेस करेंगे ईयर के लिए, और फिर यहाँ पर डबल कोट लगाएंगे और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर को करेंगे प्रेस। फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, इसी प्रकार से आपको फॉर्मूला पुट करना है। और जैसे देखिए मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखिए हमारा रिक्वायर फॉर्मेट इसमें आ चुका है जो कि हमें चाहिए। अब यहाँ कॉर्नर पे देखिए डबल क्लिक करेंगे आप, तो देखेंगे कि सभी जगह पर इसी फॉर्मेट में हमारी डेट आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरी ट्रिक में हम ये सीखेंगे, ये देखिए मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए हमारा 10 डिजिट का नंबर होता है, हम यहाँ पर 10 डिजिट हमने लिखे हुए हैं, आप चाहे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। देखिए जब मैं यहाँ पर 10 डिजिट टाइप करता हूँ या मैं 10 डिजिट से ज़्यादा टाइप करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कहता है रॉन्ग नंबर। यदि मैं यहाँ पर 10 डिजिट से ज़्यादा टाइप करूँगा या कम टाइप करूँगा तो भी देखिए यहाँ पर ये रॉन्ग नंबर ही हमें बताएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि मैं 9 डिजिट टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा तो ये कहेगा रॉन्ग नंबर, ये आगे ही नहीं बढ़ेगा सेल। लेकिन जब यहाँ पर मैं 10 डिजिट प्रेस करूँगा तो ये आगे बढ़ेगा सेल। देखिए हमने यहाँ पर 10 डिजिट प्रेस करे तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप हो गया। तो बहुत सारा यदि आपको डेटा टाइप करना हो तो हो सकता है गलती हो सकती है। तो इस प्रकार का फॉर्मेट तैयार करने के लिए आपको देखिए मैं बताता हूँ, नीचे वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर आपको डेटा पे करना है क्लिक। अब डेटा पे क्लिक करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर टेक्स्ट कॉलम के साथ में ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है, एक डॉट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन आपको दिखाई देगा। डेटा वैलिडेशन के ऊपर आपको करना है क्लिक। डेटा वैलिडेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर इस प्रकार का बॉक्स आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एनी वैल्यू। यहाँ पर क्लिक करके एनी वैल्यू की जगह पर आप यहाँ पर लेंथ, टेक्स्ट लेंथ सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट लेंथ आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर नीचे लिखा है बिटवीन, बिटवीन की जगह पे आपको इक्वल, यहाँ पे इक्वल टू आपको सिलेक्ट करना है, इक्वल टू। ठीक है, और लेंथ में आपको जितने डिजिट आपको चाहिए, हमें 10 डिजिट चाहिए, 10 प्रेस करेंगे। और उसके बाद में अब यदि 10 डिजिट से कम या ज़्यादा होता है तो एरर के लिए हम यहाँ पर एरर अलर्ट पे क्लिक करेंगे। और टाइटल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपको एरर के समय आपको जो मैसेज चाहिए, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं रॉन्ग नंबर। और एरर मैसेज के अंदर भी हम लिख देते हैं रॉन्ग एंट्री। ठीक है, जो कि हम गलत टाइप करें तो इस प्रकार का एरर आए। उसके बाद में हम ओके पे करते हैं क्लिक। अब देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ नंबर। ठीक है, ये देखिए मैंने अभी यहाँ पर 9 डिजिट टाइप करे हैं और देखिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो कहता है रॉन्ग एंट्री। अब यहाँ पर यदि मैं 10 डिजिट प्रेस करूँगा तो ही इसको ये लेगा, अदरवाइज ये सेल आगे ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर 10 डिजिट प्रेस करूँगा, देखिए मैं यहाँ पर 11 प्रेस करता हूँ तो भी यहाँ पर रॉन्ग नंबर बताता है। जब तक मैं यहाँ पर 10 डिजिट नहीं प्रेस करूँगा ये सेल आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अभी देखिए मैं इसमें पूरे 10 डिजिट मैंने प्रेस किए तो देखिए सेल हमारा आगे बढ़ गया। तो आप देखते जाइए, जैसे जैसे मैं यहाँ पर 10 से ज़्यादा प्रेस कर रहा हूँ या कम प्रेस कर रहा हूँ वहाँ पर हमें एरर का मैसेज दे रहा है, और जहाँ पर मैं एग्जैक्ट 10 डिजिट प्रेस कर रहा हूँ वहाँ पर ये हमें कह रहा है, वहाँ पर ये सेल हमारा आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम कोई डेटा मेंटेन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन लगा करके अपने डेटा को कुछ हद तक सुधार सकते हैं ताकि हमारे गलत नंबर टाइप ना हो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 11 या 12 डिजिट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये कहता है रॉन्ग एंट्री, क्योंकि हमने इसमें मैसेज सेट कर रखा है कि यदि हम 10 से ज़्यादा या कम प्रेस करेंगे तो हमें ये अलर्ट देगा कि आप रॉन्ग एंट्री प्रेस कर रहे हैं, तो हम अलर्ट हो जाएंगे और फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये आपने सीखा कि मोबाइल नंबर का डेटा किस प्रकार से मेंटेन करते हैं। अब आपको नेक्स्ट ट्रिक सिखाऊंगा, वो नेक्स्ट ट्रिक आपके लिए बहुत यूज़फुल ट्रिक है, आप उसको बड़े ध्यान से देखिए, आपके बहुत काम आने वाली ट्रिक है। ठीक है, अभी आपने मोबाइल नंबर का डेटा मेंटेन करना सीखा, अब मैं आपको सिखाऊंगा आधार नंबर का डेटा किस प्रकार से मेंटेन करना है। यदि आपके पास में कोई आधार नंबर का डेटा हो और डेटा को आपको फीड करना हो तो किस प्रकार से मेंटेन करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए नेम लिखे हुए हैं
और यहाँ पर आधार नंबर लिखेंगे। अब देखिए हमें जो इसका फॉर्मेट है, देखिए ऊपर वाला फॉर्मेट चाहिए कि 4 डिजिट के बाद में यहाँ पर हाइपन लिखा हुआ आए, डैश लिखा हुआ आए, ठीक है। 4 डिजिट के बाद में एक ब्रेकअप हो, ठीक है। तो उसको किस प्रकार से करेंगे, तो अभी क्या है, देखिए हमने ऊपर वाले में तो फॉर्मेट लगा रखा है। अब मैं आपको नीचे वाले जितने भी हमारे आधार नंबर है उसमें मैं आपको फॉर्मेट लगा के बताऊंगा। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, जितने भी देखिए नीचे 3 नंबर से जो नाजिम खान का जो आधार नंबर है यहाँ से हमें सिलेक्शन करेंगे। पूरा जितने भी हमारे 15 नंबर तक आधार नंबर है उनको सिलेक्शन करके फिर इस पूरे कॉलम के अंदर फॉर्मूला पुट कर देंगे, जिससे कि ये आधार नंबर हमारे ऊपर वाले सेम फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक है। 4 डिजिट के बाद में हमें ब्रेकअप चाहिए, तो ब्रेकअप के लिए हम यहाँ पर अब एक फार्मूला पुट करेंगे। उस फार्मूले को बड़े ध्यान से देखना है। आप देखिए जितना ध्यान से वीडियो को देखेंगे आप उतना इजीली सीखेंगे। यदि आप ज़रा सा भी मिस करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी और फिर आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। देखिए मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको। देखिए आपको क्या करना है, ये सभी आधार नंबर को देखिए सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ में 1, कंट्रोल 1 आपको प्रेस करना है। और कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूँ, देखिए इस प्रकार की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कस्टम, जनरल वाला देखिए कॉलम है, सबसे लास्ट में लिखा है कस्टम के ऊपर आपको क्लिक करना है और टाइप के नीचे 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, 0 को यहाँ से देंगे हटा। उसके बाद में आपको 4 0 टैप करने हैं, फिर यहाँ पर डैश लगाना है, फिर 4 0 टैप करने हैं, फिर डैश लगाना है और फिर 4 0 टाइप करने हैं और फिर डैश लगाना है, सॉरी, और फिर ओके कर देना है। तो देखिए जैसे मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक आधार नंबर में 4 डिजिट के बाद में ब्रेकअप आ चुका है और 4 डिजिट के बाद में डैश भी लग चुका है। अब जैसे पहली ट्रिक में ये है कि हमारे सामने शीट है, अब यहाँ पर कुछ अमाउंट्स लिखे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो अमाउंट 50,000 रुपये से अधिक है उसके सामने लिखा हुआ आए बेस्ट, और जो अमाउंट 50,000 रुपये से कम है वहाँ पर लिखा हुआ आए एवरेज। अब यदि हम किसी भी पर्सन को ऐसा बोलें तो वो मैन्युअली टाइप करने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर 18,000 देखिए 50,000 से कम है तो इसके आगे लिख दिया एवरेज। अब ये देखिए 50,000 से ज़्यादा है अमाउंट, 51,850 है, यहाँ पे लिख दिया बेस्ट। तो इस तरीके से तो दोस्तों हमारा काफ़ी समय लगेगा और लंबी शीट हो तो टाइपिंग में तो काफ़ी देखिए समय लगेगा, गलती भी हो सकती है। तो हमें तो इस तरीके से काम नहीं करना। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, बड़े स्मार्ट तरीके से देखिए आपका हो जाएगा। इसमें एक ही क्लिक में आप इसको कर सकेंगे। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, हम ये जो हमने लिखा है इसको करते हैं डिलीट, और यहाँ पर हम फार्मूला पुट करेंगे, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे इफ़ लिखने के बाद में ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। लॉजिकल टेस्ट आएगा सबसे पहला ऑप्शन। यहाँ पर देखिए लॉजिकल टेस्ट में हम इस अमाउंट को करते हैं सेलेक्ट। उसके बाद में हम यहाँ पे फॉर्मूला ये देंगे कि ये वाला सेल यदि बड़ा है 50,000 रुपये से तो क्या आना चाहिए, कॉमा लगा के डबल कोट के अंदर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लगाते हैं कॉमा लगाएंगे और फिर डबल कोट के अंदर हम वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये हमारी वैल्यू 50,000 से बड़ी है तो क्या आना चाहिए, डबल कोट के अंदर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बेस्ट आना चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा डबल कोट के अंदर बेस्ट, ठीक है। और फिर लगाएंगे कॉमा। अगर ये वैल्यू नहीं आती, 50,000 से बड़ी नहीं होती वैल्यू, तो देखिए क्या आना चाहिए, वैल्यू इफ फॉल्स, यदि ये वैल्यू गलत होती है तो यहाँ पे आना चाहिए एवरेज। तो डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं एवरेज, ठीक है। एवरेज हम लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे प्रेस, ठीक है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पर एवरेज लिखा हुआ आ जाता है। अब इस फॉर्मूले को आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ कॉर्नर पे डबल क्लिक कीजिए, देखिए सभी रोज़ के अंदर ये फॉर्मूला पुट हो गया। और आप देख सकते हैं जो सेल हमारा 50,000 रुपये से बड़ा है वहाँ पे बेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, और जहाँ पर हमारा अमाउंट 50,000 से कम है वहाँ पर सभी जगह पे एवरेज लिखा हुआ आ रहा है। दूसरी ट्रिक में देखिए यहाँ पर हमारे सामने अटेंडेंस शीट है, हम यहाँ पर टोटल प्रेजेंट और एब्सेंट काउंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे काउंट इफ़ का, इक्वल का करेंगे साइन प्रेस, फिर यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ़ लिखेंगे
और काउंट इफ पे देखिए हम क्लिक करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पहला ऑप्शन पूछता है रेंज, तो रेंज में हम जो हमारी रेंज है फर्स्ट वाली रो जिसमें कि प्रेजेंट एब्सेंट है उसे करते हैं सिलेक्ट। पूरा हम इसे 1 तारीख से 30 तारीख तक सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। और पूछता क्राइटेरिया कि इस रेंज के अंदर आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। देखिए मैंने कॉमा लगाया। अब क्राइटेरिया में हमें फाइंड इसमें करना है पी, प्रेजेंट हमें काउंट करनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी, डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं पी, ठीक है। और फिर ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और एंटर को करते हैं प्रेस। देखिए एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर इसने हमें बता दिया कि इस रो के अंदर टोटल 28 प्रेजेंट है। अब हम एब्सेंट भी इसी प्रकार से काउंट कर लेंगे। तो एब्सेंट काउंट करने के लिए फिर से यहाँ पर हम इक्वल के साइन प्रेस करते हैं, लिखते हैं काउंट इफ पे क्लिक करते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है। रेंज में हम फर्स्ट वाले रोज को करते हैं सेलेक्ट, फिर लगाते हैं कॉमा और डबल कोट के अंदर क्राइटेरिया में हम लिखते हैं ए, डबल कोट के अंदर लिखेंगे ए, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट मिल गई। अब इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और कॉर्नर पे क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे सभी जगह पर ये फार्मूला लग चुका है और टोटल और एब्सेंट और प्रेजेंट हमारी काउंट हो चुकी है। अब हम तीसरी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नाम और मोबाइल नंबर इस रो कॉलम के अंदर लिखे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि नाम और मोबाइल नंबर अलग अलग कॉलम के अंदर आ जाए। जैसे कि अभी मैं देखिए यहाँ पे मैनुअली लिख रहा हूँ, तो मैनुअली तो हमें नहीं करना, हमें तो फॉर्मूले की सहायता से करना है शॉर्टकट तरीके से, क्योंकि ये इस तरीके से तो गलती हो सकती है और समय भी लगेगा हमारा। तो शॉर्टकट तरीका ये है कि देखिए हम पहले इस पूरे कॉलम को करेंगे सिलेक्ट। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। इस प्रकार का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर स्पेशल पे कर देंगे क्लिक। उसके बाद में आपको सेकंड वाला ऑप्शन है कंस्टेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको केवल टेक्स्ट के ऊपर टिक रहने देना है, बाकी सभी जगह से टिक हटा देना है, क्योंकि हमें केवल टेक्स्ट जो कि हमारे नेम है, नेम हमें हमेशा टेक्स्ट होते हैं, उसको सिलेक्ट करना है। फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि केवल देखिए नेम ही यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, नंबर को इसने छोड़ दिया। अब आपको यहाँ पर Ctrl+C प्रेस करना है और उसके बाद में नेम वाले कॉलम में करना है क्लिक और Ctrl+V प्रेस करना है। तो देखिए आपके नेम यहाँ पर इस कॉलम के अंदर पेस्ट हो चुके हैं पूरे। देखिए नीचे तक देखिए नेम आ चुके हैं इसमें। अब हमें मोबाइल नंबर को भी लेकर आना है, तो कॉलम को करते हैं सिलेक्ट। उसके बाद में F5 को करेंगे प्रेस। F5 प्रेस करने के बाद में स्पेशल पे क्लिक करेंगे और फिर स्पेशल पे क्लिक किया, कांस्टेंट के ऊपर क्लिक किया। अब की बार हमें नंबर लेके आने हैं तो बाकी जगह से हम टिक हटा देंगे, केवल नंबर पे टिक रहने देंगे। देखिए हमने नंबर पे टिक छोड़ दिया है और उसके बाद हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि केवल नंबर अब की बार सिलेक्ट होंगे और देखिए टेक्स्ट कहीं पर भी कोई सिलेक्शन नहीं लिया। Ctrl+C प्रेस करेंगे और मोबाइल वाले कॉलम में करेंगे पेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे नंबर, नेम और मोबाइल नंबर दोनों अलग अलग कॉलम के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट ट्रिक में हम सीखते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए नेम लिखे हुए हैं, हम चाहते हैं कि प्रत्येक नेम के आगे उसका जेंडर मेंशन हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मिस्टर रमेश कुमार है तो यहाँ पे मेल आ जाए, मिस्टर नाजिम खान के आगे मेल आ जाए। अब यहाँ पे मिसिज रजनी सैनी है तो यहाँ पे फीमेल आ जाए, मिसिज रचना शर्मा है फीमेल आ जाए, मिस्टर धर्म के आगे मेल आ जाए। तो इस तरीके से देखिए यदि हम टाइप करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ। आपको नेम और जेंडर को दोनों को सिलेक्ट करना है इस कॉलम को और फिर डेटा के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में फ़िल्टर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसमें आपको फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे फ़िल्टर के देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देंगे साइन। फिर यहाँ पर आपको स्कीप के ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखिए टेक्स्ट फिल्टर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बिगिन्स विद, आपको बिगिन्स विद के ऊपर क्लिक करना है और बिगिन्स विद के आगे यहाँ पर हम लिखते हैं मिस, ठीक है, और ओके पे क्लिक करते हैं।
तो अब देखिए जहाँ जहाँ पे मिस लिखा हुआ है वो नेम आ चुके हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं फीमेल, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर दोबारा से यहाँ पर कीप के ऊपर क्लिक करते हैं और टेक्स्ट फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे बिगिन स्विच पे क्लिक करते हैं। अब की बार हम लिखते हैं यहाँ पर मिसेज, ठीक है, तो मिसेज वाले नेम यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं फीमेल और फिर फीमेल को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी दबाते हैं, कॉपी पेस्ट हो गया। अब की बार हम जेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ पर ये कीप का निशान है और यहाँ से क्लिक करने के बाद में देखिए मैं कीप के ऊपर क्लिक करूँगा और अब की बार देखिए हम केवल ब्लैंक सेल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ब्लैंक सेल के ऊपर टिक रहने देंगे और फिर ओके के ऊपर हम करेंगे क्लिक। जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करेंगे केवल ब्लैंक सेल देखिए यहाँ पे हमारे सामने आए और सबके सामने देखिए मिस्टर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे मेल और फिर नीचे तक सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सभी के सामने मेल आ चुका है। अब हम फिल्टर को हटा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एल दबाइए, सिलेक्ट करेंगे रो को, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाइए, फिल्टर हट गया। अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर मेल है वहाँ पर मेल आ रहा है और फीमेल नेम्स के आगे फीमेल मेंशन हो चुका है। इस वीडियो में आपको एक्सेल में हेडिंग की फॉर्मेटिंग करना सिखाऊंगा कि हेडिंग को किस प्रकार से फॉर्मेट किया जाता है। जैसे अभी आप ये शीट देखिए, इसमें देखिए मैंने विभिन्न प्रकार से हेडिंग लिखी हुई है। अब ये हेडिंग किस प्रकार से हम करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने 3 लाइनें एक रो के अंदर लिखी हैं, फिर मैंने सेकंड वाली कॉलम के अंदर देखिए टेढ़ा लिखा हुआ है, फिर देखिए यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से आड़ा टेढ़ा हम एक्सेल के अंदर लिखते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा और आप बड़े आसानी से सीख जाएंगे कि किस प्रकार से करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि एक लाइन के अंदर 3 लाइनों को किस प्रकार से सेट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको फर्स्ट वाली शीट के अंदर दिखाया था। देखिए मैंने अभी यहाँ पर चारों तरफ बॉर्डर बना लिया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखना चालू करता हूँ और उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से हम, यदि हमारे लाइन में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो हम एक लाइन के अंदर किस प्रकार से उसको एडजस्ट करते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद में फॉर द ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। अब देखिए पूरी एक लाइन के अंदर मैंने लिख दिया, लेकिन अब इसे सेट करना है। अब ये चाहते हैं कि ये इनकम टैक्स के नीचे बाद जो फॉर द ईयर है वो सब नीचे लिखा हुआ है इसके इनकम टैक्स के नीचे। तो देखिए किस प्रकार से सेट करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इनकम तक हमने देखिए इसे क्लिक करके सिलेक्ट किया। उसके बाद में आपको देखिए मैंने यहाँ पर देखिए ये देखिए हम पूरा नहीं सिलेक्ट करते, देखिए हम केवल यहाँ पर ये इनकम तक हम देखिए सिलेक्ट करते हैं। देखिए हमने क्लिक किया फर्स्ट वाले कॉलम को, उसके बाद में व्रैप टेक्स्ट के ऊपर हमने करना है क्लिक। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे लाइन है, देखिए जो हमारी लाइन थी एक ही सेल के अंदर देखिए सेट हो चुकी है, ठीक है। व्रैप टेक्स्ट के जरिए हमने क्लिक करके अपनी लाइन को देखिए एक लाइन को 3 लाइनों में हमने कन्वर्ट कर लिया और हमने एक ही सेल के अंदर उसको एडजस्ट कर लिया। अब मैं देखिए सेकंड वाला आपको दिखाऊंगा कि हम इसको 90 डिग्री एंगल में कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद 2023 एंड 24। अभी देखिए एंटर करता हूँ तो देखिए बिल्कुल सीधा है। अब हम इसे 90 डिग्री में करने के लिए देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, पहले बॉक्स में देखिए इस कॉलम पे हमने क्लिक करा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको जो नंबर के साथ में साइन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। इसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद में देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यहाँ पर लिखा है अलाइनमेंट के ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर राइट साइड में टेक्स्ट के साथ में जो आपको तीर का निशान है इसको बिल्कुल सीधा 90 डिग्री में आपको लेके जाना है ऊपर को, फिर कर देना है ओके के ऊपर आपको क्लिक। जैसे ही देखिए मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, देखिए हमारा जो हेडिंग है 90 डिग्री एंगल में बिल्कुल सीधी हो जाती है। अब देखिए इसको बिल्कुल मिडल में करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम सिलेक्ट करेंगे और देखिए यहाँ मिडल में कर देंगे क्लिक। ये देखिए हमने यहाँ पर मिडल में क्लिक करा तो देखिए मिडल में आ चुकी है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से एक बार दूसरी हेडिंग लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको ठीक प्रकार से पता चल जाए। कोई आपको इसमें ये देखिए मैंने कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम को यहाँ पे क्लिक करके इसको भी सेंटर में कर लिया। अब मैं आपको एक बार दोबारा से हेडिंग लिख के दिखाऊंगा और फिर मैं आपको सेट करके बताऊंगा। ये देखिए पहले मैं इसको यहाँ पे मिडल में ले आता हूँ। अब मैं एक बार दोबारा से आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको सेट करना होता है 90 डिग्री में। जैसे मैंने अभी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, फिर मैं आपको उसको 90 डिग्री एंगल में सेट करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टैक्स
डिडक्शन मैंने लिखा 8 सोर्स, ठीक है, एंटर कर दिया। अब देखिए ये इस प्रकार से आ रहा है। हम इसे 90 डिग्री में करेंगे तो देखिए पहले हम यहाँ पर सी कॉलम है इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद अलाइनमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर ये टेक्स्ट वाले जो एरो है इसको 90 डिग्री एंगल में ले जाएंगे और फिर करेंगे ओके के ऊपर क्लिक। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे देखिए 90 डिग्री एंगल में आ चुका है। अब यहाँ पर मिडल में क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारी हेडिंग मिडल में आ चुकी है, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि ये बार बार हमें फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े। जैसे हम मिडल में, जैसे हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं फिर बार बार उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ना करना पड़े, तो इसका भी देखिए आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा। अब जैसे मैं आपको एक नई हेडिंग लिख के दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउस रेंट अलाउंस लिखा, फिर एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए जब हमने पहले जो हेडिंग जो 90 डिग्री में करी है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जो फॉर्मेट पेंटर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जस्ट क्लिक कर देंगे बस, वो देखिए हमारी हेडिंग सेट हो जाती है, ठीक है। तो बार बार हम 90 डिग्री में क्लिक करने की बजाय हम हेडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं उसी को हम फॉर्मेट कर लेते हैं। तो अब देखिए जैसे हमें बिल्कुल मिडल में लिखना है तो सीधा सीधा आप जैसे टाइप करते जाइए। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए वो बिल्कुल मिडल में आता जा रहा है। एंटर प्रेस कर रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा डिडक्शन, फिर एंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ पर बीच में क्लिक किया, वो सेट कर लिया इसको, ठीक है। तो अभी देखिए आपको मैंने दिखा दिया कि किस प्रकार से हम 90 डिग्री में लिखते हैं और यदि हमारी लाइन लंबी हो तो उसको किस प्रकार से एक लाइन में सेट करते हैं। तो अभी आपको मैंने 3 तरीके सिखा दिए कि हेडिंग को किस 3 प्रकार से कैसे हम मेंशन कर सकते हैं। वीडियो में मैं आपको वी लुकअप प्लस चूज फंक्शन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों यदि आप वी लुकअप लगाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वी लुकअप की कुछ लिमिटेशन होती हैं, लेकिन यदि आप कुछ एडवांस काम करवाना चाहते हैं वी लुकअप से तो आपको वी लुकअप के साथ में चूज फंक्शन का यूज़ करना होता है। जैसे कि अभी आप ये शीट देखिए, यहाँ पर देखिए एक साइड में डेटा है और दूसरी साइड में मैंने टैक्सी नंबर लिखे हुए हैं और फिर आगे डिपार्टमेंट, टैक्सी यूज़र और अमाउंट। मैं ये चाहता हूँ कि टैक्सी नंबर के अकॉर्डिंगली के अनुसार डिपार्टमेंट यहाँ पर फाइंड हो जाए, ट्रेस हो जाए, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए और टैक्सी यूज़र का नेम आ जाए और फिर अमाउंट आ जाए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर टैक्सी नंबर है और ये वाली शीट के अंदर देखिए यहाँ पर भी टैक्सी नंबर है। हम ये चाहते हैं कि इस शीट के अंदर से प्रत्येक टैक्सी नंबर का डिपार्टमेंट निकल के आ जाए। देखिए डिपार्टमेंट वाला कॉलम है, तो इसके लिए हम यहाँ पर वी लुकअप प्लस चूज फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो आपको बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि आप जरा सा भी आपका ध्यान इधर उधर होगा आप नहीं सीख पाएंगे, इसलिए आपको बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मैं भी देखिए आपको यहाँ पर वी लुकअप के साथ में चूज फंक्शन का यूज़ करके दिखाऊंगा। बहुत मज़ेदार फंक्शन है, आप इसे सीख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कहीं से भी किसी भी डेटा को बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल का साइन प्रेस किया, फिर लिखता हूँ वी लुकअप वैल्यू में हम टैक्सी नंबर को करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। ये हमने टैक्सी नंबर को किया सिलेक्ट। उसके बाद लगाते हैं कॉमा और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखते हैं चूज़ लिखते हैं और चूज़ लिखने के बाद में देखिए ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है और अब हम यहाँ पर एक करली ब्रैकेट और लगाएंगे। तो आपको शिफ्ट के साथ में आपको करली ब्रैकेट और यहाँ पर लगाना है। देखिए ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपको देखिए 2 कॉलम के जरिए अपना डेटा ट्रेस करना है। टैक्सी नंबर के जरिए आपको डिपार्टमेंट लाने हैं, तो हम यहाँ पर 1,2 और फिर यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा करके इसे करते हैं क्लोज, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर अभी देखिए हमने करली ब्रैकेट से इसे क्लोज किया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा और उसके बाद हम पहले जो हमने देखिए 1-2 कॉलम, पहले हम देखिए 1 में हम टैक्सी नंबर को करते हैं सिलेक्ट, टैक्सी नंबर वाला कॉलम हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब हमने देखिए 2 हमने दूसरे जो हमने 1-2 लिखा हुआ है करली ब्रैकेट में, तो हम दूसरा कॉलम हम डिपार्टमेंट को मान लेते हैं और डिपार्टमेंट वाले कॉलम को कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। ये हमने देखिए 2 कॉलम सिलेक्ट कर लिए। अब हम 2 कॉलम हम सिलेक्ट कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे और अब हमें देखिए
सेकंड वाले कॉलम की वैल्यू लेके आनी है। सेकंड वाले कॉलम डिपार्टमेंट वाला है, तो हम यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पर देखिए 2 प्रेस करेंगे। सेकंड कॉलम हमने देखिए डिपार्टमेंट का सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे करना है 2 प्रेस। उसके बाद में लगाना है कॉमा, फिर कहता है ट्रू अप्रोक्सीमेट और फॉल्स एग्जैक्ट मैच। फॉल्स एग्जैक्ट मैच के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और फिर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे प्रेस। देखिए एंटर प्रेस किया तो इसने बता दिया कि 6893 टैक्सी नंबर का डिपार्टमेंट है अकाउंट्स। आप देख सकते हैं डेटा के अंदर जो हमारी सेकंड वाली शीट है वहाँ पर आप देख सकते हैं 6893 टैक्सी नंबर जो है इसका डिपार्टमेंट अकाउंट्स है, जो कि इसने बिल्कुल ठीक यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है। अब हमें टैक्सी यूज़र भी लेके आना है टैक्सी नंबर की सहायता से। तो फिर दोबारा से देखिए वी लुकअप और चूज़ फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ मैं। इक्वल का साइन प्रेस किया, लिखा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में हमने टैक्सी नंबर को किया सिलेक्ट, फिर लगाया कॉमा, फिर हमने लिखा चूज़। चूज़ लिखने के बाद में देखिए ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाया, फिर यहाँ पर लिखा 1, 2, फिर कर्ली ब्रैकेट को किया क्लोज। उसके बाद में हमें कॉमा लगाया हमने। अब हमने दो देखिए 1, 2 लिखा है तो हम 2 कॉलम फिर से सिलेक्ट करेंगे। हमने टैक्सी नंबर को किया सिलेक्ट, फिर लगाना है कॉमा, कॉमा लगाएंगे। अब दूसरी बार हम टैक्सी यूज़र वाले कॉलम को करते हैं सिलेक्ट। उसके बाद में अभी देखिए हमने 2 कॉलम सिलेक्ट किए हैं, 1, 2, पहला टैक्सी नंबर, दूसरा टैक्सी यूज़र। ब्रैकेट को क्लोज किया, फिर लगाया कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें सेकंड कॉलम की वैल्यू चाहिए। सेकंड कॉलम देखिए टैक्सी यूज़र वाला है तो लिखेंगे 2, फिर उसके बाद में लगाएंगे कॉमा और फॉल्स और एग्जैक्ट मैच के लिए डबल क्लिक करेंगे वहाँ पर, ठीक है। फिर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे प्रेस। जैसे एंटर प्रेस करेंगे टैक्सी यूज़र हमारे सामने निकल आ जाएगा। देखिए मैं अभी एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने बता दिया कि 6893 टैक्सी नंबर का टैक्सी यूज़र है रविकांत। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 6893 टैक्सी नंबर है और इसका जो टैक्सी यूज़र रविकांत है बिल्कुल सही इसने देखिए हमें ट्रांसफ़र करके दिया है। अब मैं आपको अमाउंट यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। इक्वल का साइन प्रेस करते हैं, फिर लिखते हैं वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में फिर से हम टैक्सी नंबर को करेंगे सिलेक्ट, टैक्सी नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। अब हम लिखेंगे चूज़, उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1, 2, ठीक है। फिर से कर्ली ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अब यहाँ पर लगाएंगे कॉमा और हम टैक्सी नंबर वाले कॉलम को करेंगे सिलेक्ट, टैक्सी नंबर वाला कॉलम हम करेंगे सिलेक्ट। देखिए हम जो फर्स्ट वाला जो हमारा कॉलम है हम वो टैक्सी नंबर मान रहे हैं तो हम उसे करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। तो हम टैक्सी नंबर वाले कॉलम को करेंगे सिलेक्ट। ये देखिए हम टैक्सी नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। टैक्सी नंबर वाला कॉलम आपको 1 कॉलम हम मान के चल रहे हैं तो हम टैक्सी नंबर वाले कॉलम को करते हैं सिलेक्ट। ये हमने किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद में अब लगाएंगे कॉमा और सेकंड कॉलम हम मान रहे हैं अब की बार अमाउंट वाले कॉलम को, तो हम अमाउंट वाले कॉलम को करते हैं सिलेक्ट। उसके बाद में अभी देखिए हमने 2 कॉलम सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद में ब्रैकेट को देखिए मैंने किया यहाँ पे क्लोज, फिर यहाँ पर हमने लगाया कॉमा, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में सेकंड कॉलम हम देखिए हम अमाउंट को मान रहे हैं, अमाउंट वाले कॉलम को मान रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे, फिर फॉल्स कॉमा लगाएंगे और फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स एग्जैक्ट मैच के ऊपर डबल क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। अब देखिए जो हमारा 6893 टैक्सी नंबर था उसकी देखिए इसने बता दिया कि उसका अमाउंट 2000 है, देखिए जो कि बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पहले वाले सेल के अंदर तीनों वैल्यू निकल के आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट वाले सेल के अंदर जो वैल्यू है इसको चाहे तो कंट्रोल C और कंट्रोल V की सहायता से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ में D दबाइए। कंट्रोल D दबाया मैंने तो देखिए प्रत्येक टैक्सी नंबर की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुकी है। प्रत्येक टैक्सी नंबर का जो
डिपार्टमेंट है, टैक्सी यूज़र है, अमाउंट है, वो यहाँ पर देखिए निकल के आ चुका है। तो वी लुकअप प्लस चूज फंक्शन के द्वारा आप लेफ़्ट से राइट भी फाइंड कर सकते हैं, राइट से लेफ़्ट का डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोनों साइड से ये काम करता है, जबकि वी लुकअप आपको केवल लेफ़्ट से राइट ही काम कराएगी, उसमें लेफ़्ट से राइट ही आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए पहले ट्रिक में हम ये सीखेंगे कि जो हमारे जीएसटी नंबर हैं 15 डिजिट के होते हैं, हमें चेक करना है कि कोई इसमें कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पर हम लेन फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो हम इसके सेल में लिखें, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे लेन। लेन लिखने के बाद में ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में जीएसटी नंबर को करेंगे सिलेक्ट, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि इसने बता दिया कि यहाँ पर 15 अल्फ़ाबेट है। उसके बाद में यहाँ पर कॉर्नर पे देखिए प्लस का साइन बन रहा है, डबल क्लिक करेंगे, सभी के सामने देखिए इसने 15 यानी कि हमारा जीएसटी नंबर तो बिल्कुल है ठीक। अब इसमें से हमें निकालने हैं पेन नंबर। तो पेन नंबर निकालने का फॉर्मूला ये है कि जो थर्ड अल्फ़ाबेट होता है वहाँ से हमारा पेन नंबर स्टार्ट होता है और लास्ट के 10वां जो डिजिट होता है वहाँ तक हमारा पेन नंबर होता है। देखिए जैसे ए से लेके एन तक यहाँ पर पेन नंबर है। तो अब पेन नंबर अलग करने के लिए आप सेल के अंदर करेंगे क्लिक और उसके बाद में F2 दबाएंगे। F2 दबाने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको कर्सर हिलता दिखाई देगा। उसके बाद में आपको ये सभी डिजिट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल C प्रेस करना है। कंट्रोल C प्रेस करेंगे और उसके बाद में पेन नंबर वाले कॉलम में करेंगे पेस्ट, कंट्रोल V। अब इस पेन नंबर को करेंगे सिलेक्ट और पूरा नीचे तक इसको कॉलम को कर लेंगे सेलेक्ट और फिर कंट्रोल के साथ में E प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल E प्रेस करेंगे सभी कॉलम्स के अंदर पेन नंबर हमारे सॉर्ट होके आ जाते हैं। देखिए पेन नंबर सॉर्ट होके आ चुके हैं। तो इसको बोला जाता है फ्लैश बिल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर फ्लैश बिल एक्टिवेट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिलती है फ्लैश बिल की और 2016 के अंदर भी आपको ये फैसिलिटी मिलती है। लेकिन यदि आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस 2007 है तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको फ्लैश बिल की फैसिलिटीज ना मिले। फ्लैश बिल के अंदर यही होता है कि हम ऊपर वाले सेल को करते हैं सिलेक्ट और नीचे तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल E दबाते ही हमारा वो फॉर्मूला नीचे तक पेस्ट हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम का वीडियो होगा। इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना।